एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइमलाइन। मैं समय हूँ। आपका टाइम अच्छा चलेगा तो कोई भी दोष हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल बढ़िया करोगे लाइफ। तो देखिए, काल सब दोष अगर बोला जाए, किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं। और जो अच्छे ज्ञानी हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो नहीं मानते काल सब दोष को। ये बनाया हुआ है, ये लोगों ने अपना, पंडितों ने, ज्योतिषों ने अपना कुछ भी इनकम करने के लिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो काल सब दोष है। मतलब उसको अध्ययन शायद करना नहीं आया तो उसने बता दिया, क्योंकि अध्ययन करना बड़ी कला है। ज्योतिष आपको है मोटिवेट करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। अगर आप डर का बिजनेस करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का जो चार्ट कह रहा होता है ना, चार्ट कभी गलत नहीं होता, ज्योतिषी गलत होता है। ज्योतिषी गलती कर सकता है, आप चार्ट रीडिंग में गलती कर सकते हो, चार्ट कभी गलत नहीं होता। अगर आप में बहुत, घर में बहुत क्लेश है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ भी गड़बड़ है, सब मतलब एकदम अस्त व्यस्त हो रखा है, और घर में फिर हो हल्ला, आवाज़ भी आ रही है, नेगेटिव भी चीज़। मैं देखता हूँ 90% लोगों ने गलत स्टोन्स पहन रखे होते हैं, 90%, और फिर बोलते हैं लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम तो अपनी हाथ में लेके घूम रहे हो तुम, और उसको रोज देख रहे हो। ज्योतिष इज द जीपीएस ऑफ लाइफ, ये कहना है आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव का, जो कि एक इंटरनेशनल रिनोन्ड नाड़ी और वैदिक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। यही नहीं, ये एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं और साथ ही साथ वास्तु, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री के स्पेशलिस्ट भी हैं। अपने कई सालों के अनुभव से डॉक्टर श्रीवास्तव ने हजारों लाखों लोगों को लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में मदद की है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, करियर से, हेल्थ से या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। उनकी जो डीप नॉलेज है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे, उससे उन्हें दुनिया भर में एक यूनिक रिकॉग्निशन मिली है। इसलिए आज के हमारे एपिसोड में हमने उनसे डिटेल में जाना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में, और कैसे ये एंशिएंट साइंस हमारी जिंदगी के चैलेंजेस को दूर करने में मदद करती है। हमने एक नाड़ी दोष के बारे में भी समझने की कोशिश की और जाना कि क्या सच में लाइफ के क्रिटिकल मोमेंट्स जैसे मैरिज और चाइल्ड बर्थ को ये इम्पैक्ट करती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर एन इंसाइटफुल कन्वर्सेशन विद डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। नमस्कार सर, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप एक बात बोलते हैं कि ज्योतिष इज जीपीएस ऑफ लाइफ। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आज समझाइए। आज हम बहुत इच्छुक हैं जानने के लिए, और मुझे लगता है हम बहुत जागरूक होंगे आज के पॉडकास्ट से। नमस्कार, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और देखिए, जैसा आपने ये क्वेश्चन पूछा जीपीएस ऑफ लाइफ, तो एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ जी। कि भाई, जब भी हम कहीं किसी भी जगह जाते हैं, हम गूगल मैप खोलते हैं और उस डेस्टिनेशन को डाल देते हैं, पता लग जाता है कि कितनी देर में पहुँचेंगे, कहाँ ट्रैफिक है, कोई अल्टरनेटिव रूट है। इसी तरह देखिए, ज्योतिष जो है स्टार्ट होता है जीवन के पहले से। जीवन के पहले से ज्योतिष स्टार्ट हो जाता है और जीवन के बाद तक जाता है। एक ऐसी चीज़ है, यूनिक चीज़ है। पहले से सर? पहले से कैसे? हाँ जी। देखिए, जब बच्चा घर में भी ना आया होता तब लोग आते हैं कि भाई हम कब कंसीव करेंगे, ठीक है, कब हमें बच्चा हो सकता है, ठीक है, क्या सही मौका है, क्या सही टाइम है। तो ज्योतिष तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चा आता है, कंसीव होता है, फिर भाई बच्ची के कई बार होता है सर्जरी हम प्लान करते हैं। देखिए, नेचुरल में तो जो उसने दिया है वो है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सर्जरीज होती है। तो लोग हमारे पास आते हैं कि भाई एक अच्छा मुहूर्त बता दीजिए। तो देखिए, जीवन अभी आया नहीं है पृथ्वी पे, सांस अभी ली नहीं है बच्चे ने, पर उससे पहले ज्योतिष स्टार्ट हो गया। और क्या है, फिर इतने पड़ाव हैं जीपीएस में। क्या हुआ, इतने सारे पड़ाव हैं, बचपन से लेकर, फिर हेल्थ से लेकर, शुरू में हेल्थ से लेकर, पढ़ाई से लेकर, फिर प्रोफेशन से लेकर, करियर ऑप्शन से लेकर। तो ये डिफरेंट जो है पड़ाव हैं लाइफ के। तो जीपीएस इसलिए बोला गया कि इन सब जो इवेंट है लाइफ के, चाहे वो शादी हो गई, चाहे वो प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया, इन सब इवेंट की जो बहुत डिटेल में जो स्टडी जिसे कहते हैं ना, और डिटेल में जो गाइडेंस होती है, वो ज्योतिष से बहुत अच्छी मिल सकती है। तो इसलिए जीपीएस, ये हमारी जीपीएस है। अगर इस जीपीएस को आपने जान लिया ना, तो आप अपने पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। भाई, शादी का टाइम नहीं है, अभी शादी नहीं हो रही और आप शादी के पीछे लगे हुए हैं। शादी का टाइम आएगा 2 साल बाद, एग्जाम्पल, पत्री देख के सब पता लग जाता है।
हम तो जो देखते हैं ना वैसा ही टाइम में इवेंट होता है, तो भाई क्यों अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन पे लगाइए आप। तो सही डायरेक्शन में लगाने से वो एक जीपीएस को यूज़ करिए तो सही जगह आप सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब लिखा हुआ है। बहुत कुछ देखिए, हम तो प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है, जन्म होने से जन्म तक, जब तक लाइफ है तब तक की बात करेंगे। पास्ट का तो कोई वैलिडेट कर नहीं सकता पिछले जन्म में जाके। हाँ, कई चीज़ें बोली जा सकती हैं, पर इस जन्म का आप समझिए कि देखिए 2 दृष्टिकोण है यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक तरह से सोचा जाए तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी एजुकेशन लिखी हुई है, आपके किस प्रोफेशन में जाएंगे लिखा हुआ है, आपका घर कैसा होगा वो लिखा हुआ है, आप पढ़ाई किस तरह की करेंगे, आपको पैसा किस हिसाब से होगा, वैभव किस हिसाब से होगा, आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ठीक है, पैसा कितना रहेगा, स्टेटस, तो एक हिसाब से हेल्थ कब गड़बड़ होगी, कोई मुकदमे तो नहीं है, कहीं ट्रैवल अब्रॉड है, सेटलमेंट है, तो एक हिसाब से दिया है जब मोटा मोटा सब कुछ लिखा हुआ है और उसी टाइम पे होता है। पर दूसरा दृष्टिकोण ये भी है, तो मैं कहूँगा कि एक दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि 80-90% लिखा हुआ है, पर दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भाई हमारा कर्म भी है, भगवान ने हमें कर्म करने की शक्ति भी दी है। तो नो मैटर आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, पर अगर आप घर में लेटे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तो कमा तो नहीं पाएंगे भाई। कहने का मतलब आपका जो स्टार्स हैं आपको सपोर्ट करते हैं, पर आपको कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो लाइफ इज़ ए मिक्स ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी। ओके। और गलत कर्म पे आपके लिखा हुआ बदल भी जाता है, बिल्कुल बदलता है। जैसे हाथ की रेखाएं आप सोचते होंगे, अच्छा कर्म करता है आदमी के हाथ की रेखाएं भी बदलती हैं, और गलत करता है तो वो भी चेंज होती हैं। तो सब कुछ तो अंकित है, आपके अगल बगल तो चित्रगुप्त महाराज ने बिठा रखे हैं, सब नोट कर रहे हैं क्या लिखा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो तो फैसला हो जाता है। तो कर्मों का हिसाब तो बिल्कुल होता है जी। दिन के आखिरी में लेजर बन के जो बिल्कुल लेजर बन के पूरा चलाया जाता है। जी जी, वही खाता सबका बन रहा है, हिसाब लिखा जा रहा है सबका। जिस तरीके के कर्म करोगे वही मार्क करे जाएंगे और उसी हिसाब से आपका भाग्य बिल्कुल बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ऑकल्ट साइंसेस के अंदर बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वैदिक है, नाड़ी है, ताड़पत्री है, लाल किताब है, राइट। एंड यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, तो मैं थोड़ा सा पहले डिविजन्स के बारे में बताऊंगा कि मेनली ना कई सारे ब्रांचेस कह लीजिए डिविजन्स हैं ज्योतिष के। एक हमारा है वैदिक ज्योतिष, जो 90-95% ऑफ द पीपल प्रैक्टिस, पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस मोस्टली करते हैं। फिर आता है जैमिनी आ गया, फिर नाड़ी आ गया। नाड़ी में भी बहुत सारे वर्जन हैं, शिव नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, नंदी नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी, तो बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं। और क्या है कि अगर हम इन डिविजन्स को देखें तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, किसको माने किसको फॉलो करें, राइट। ठीक है। अब क्या है कि इन सब ब्रांचेस में अगर मैं बोलूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, देखिए फाउंडेशन जो है बृहत्पराशर होर शास्त्र है, फाउंडेशन जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो उसका ज्ञान किसी भी, मैं कहता हूँ सबको होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ज्ञान तो ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा सर बताएं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली होती है क्या? वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखिए एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत तो मैं कहूँगा कि सिर्फ स्वयं महाकाल से हुई। शिव ने पार्वती जी को दिया, पार्वती ने सप्तऋषियों को दिया, और फिर वो आगे चलती रही, ऐसा मेरा मानना है। अलग अलग इसमें स्टोरीज़ हैं, बट जो पराशर ऋषि हुए उन्होंने लिखा बृहत्पराशर होरा शास्त्र। उसमें सब प्लैनेट्स के लिखा कि अगर आपके 12 हाउसेस हैं, ठीक है, आपकी राशियां हैं, आपके प्लैनेट्स है, अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, ठीक है भाई, 12 हाउसेज हो गए, 12 राशि हो गए, 9 प्लैनेट हो गए, तो कहाँ कहाँ कैसे बैठे हैं, और उसका फिर उसका आगे उसमें डिविजनल चार्ट्स हो गए, बहुत सारे डिटेल में लिखा हुआ है। तो वो एक बेसिस है जो प्लैनेट, राशि, फिर उसके आस्पेक्ट, फिर उसमें स्थिर राशि है, जल राशि है, जल तत्व है, तो ऐसे बहुत सारे डिविजन्स बनाए हुए, उसके बेस पे लोग उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें जो जहाँ कैसे पैदा होता है, किस समय पैदा होता है, जिसके बेसिस पे बनता है। हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ये कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, एक्सेप्ट जो हमारी अगस्त नाड़ी होती है जिसमें लिपि ताम्र पत्र पे लिखा जाता है, ताड़ पत्रों पे लिखा जाता है, वो तो पहले से लिखा हुआ है,
ठीक है। बाकी सब में डे, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए परमहंस योगानंद जी ने लिखा है अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी में लिखी कि भाई जो आदमी जब पैदा होता है तो उसके पुराने जो कर्म है, प्रारब्ध है, प्लस सेलेस्टियल इक्वेशन, उन सब को मिला के उस आदमी का उस जगह, उस माता पिता के घर में जन्म होता है। ठीक है, सब इक्वेशन, ये बहुत परफेक्ट इक्वेशन है जो मतलब आप इस जन्म में कहाँ पैदा होते हो, सारे आपके पुराने जन्मों के कर्मों का बिल्कुल तालमेल है। कहाँ किस गरीब के घर पैदा होगे, इस वैभवशाली के घर पैदा होगे, तो अपने कर्मों को तो देखना बहुत ज़रूरी। तो ये वैदिक ज्योतिष हुआ, ठीक है, जहाँ पर आप प्लैनेट, राशि और हाउसेस के बेस पे आप करते हैं, पर इसमें नक्षत्रों का बहुत कम रोल होता है, कहीं ना कहीं होता है पर कम रोल होता है। उसके बाद जेमिनी आ गया, जहाँ पर जैसे इसमें प्लैनेट की दशाएं होती हैं, वहाँ पर राशियों की दशाएं होती हैं, ठीक है, वो भी एक अलग पद्धति है। फिर उसके बाद हमारा ताड़पत्र में आ गया, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है तो आपसे वो पूछते हैं भाई आपकी मदर का नाम या कुछ भी है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके क्वेश्चन के बेस पे वो बताते हैं आपके मदर का नाम ये, फादर का नाम ये, आप यहाँ पैदा हुए, तो उसमें पास्ट बहुत 100% बताते हैं। बट फ्यूचर जो है उसमें 60-70% ही पता लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल करिए, आप रिसर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। या लोगों के व्यूज़ सुनेंगे, हम तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, वो सब पढ़वा के आते हैं, तो बोले 60-70% सही हुआ बाकी। पर ये एक डिवीज़न है जिसको हम कहते हैं, जो कि भृगु ऋषि से आया। तो अगस्त ऋषि ने ये जो ताड़पत्रों वाला वो वाला लीनिएज है, और भृगु ऋषि से आया, तो उसमें एक पर्टिकुलर डिवीज़न नाड़ी नक्षत्र, इसमें नक्षत्रों के बेस पे प्रेडिक्शंस होती हैं। ओके। तो यहाँ सिर्फ हम प्लैनेट, एस्पेक्ट और हाउसेस सिर्फ वो कंसीडर नहीं कर रहे। सो इट इज़ 3 लेवल। अगर नाड़ी नक्षत्र की बात करूँ तो ये 3 लेवल पे, पहले लेवल पे प्लैनेट है, ठीक है, दूसरे लेवल पे नक्षत्र हैं, तीसरे लेवल पे नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड है। ओके। तो इन तीनों को मिला के एक मतलब इन तीनों की एनर्जी कैलकुलेट करके हम बोलते हैं कि ये प्लैनेट ये बोल रहा है। रादर देन हम वैदिक में ये बोलते हैं कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा है और 8th हाउस में बैठा है तो ये खराब है, 6th हाउस में बैठा है तो ये है, 12th हाउस में बैठा है तो ये गड़बड़ है, और सिर्फ प्लैनेट के बेस पे या वो किस राशि में बैठा है या किस एस्पेक्ट में, ये 3 ही चीज़ कंसिडर करके हम बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इससे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। पर ये ना बहुत ही सुपरफिशियल है। इसलिए देखिए, मैं नहीं बोलता, मैं तो कहता हूँ सारी एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट है, पर अगर आप प्रैक्टिकल में जाएंगे और इवैल्यूएशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, क्योंकि हमारे तो कलीग्स सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो अगर किसी से पूछा जाए कि भाई कितनी एक्यूरेसी है इसमें, तो कोई नहीं बोलेगा 60% से ऊपर। बिरला ही कोई होगा जो 60 से 70 जाएगा, बिरला, वो भी कहीं ना कहीं कुछ और सूत्र यूज़ कर रहा होगा। तो 50-60% इतना ही होता है। अगर मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कई जनरेशन से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं या सीख रहे हैं, उन्होंने खुद शेयर किया, वो बोलते हैं अगर इससे ऊपर कोई बोलता है तो वो कोई फ्रॉड है, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं कि उनको इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है। बट नाड़ी नक्षत्र को सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ, नाड़ी नक्षत्र जो है ना, इसमें क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे भाई घर की पावर किसके पास होती है? घर वाले के पास, ठीक है भाई। आदमी कुछ भी करता रहे, पर जो वाइफ बोलेगी वैसे। ऐसे ही जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो प्लैनेट नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नक्षत्र है, और नक्षत्र लॉर्ड है। तो प्लैनेट चाहे कुछ भी बोले, अगर नक्षत्र लॉर्ड मना कर रहे हैं ना, तो वो नहीं होगा, चाहे वो शादी हुई, चाहे जॉब हुई, चाहे कुछ भी हुई। तो नक्षत्र कैसे प्लेस है, नक्षत्र के स्वामी क्या बोल रहे हैं, वो कैलकुलेशन हम वैदिक में बिल्कुल मिस कर जाते हैं। ओके। इसलिए उसकी एक्यूरेसी, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, वो सब पद्धति है, क्योंकि वो उसके प्रिडिक्शन के लिए नहीं बनी है, उसमें कोई खराबी नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, वो नॉलेज के लिए बनी है, ज्ञान के लिए बनी है, पर उसमें प्रिडिक्शन का एस्पेक्ट नहीं है। ओके। लोग प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, पर है नहीं एक्चुअली उसमें। अगर प्रेडिक्शन करता है कोई तो 60, हाँ कोई अंदर से ही सधा हुआ साधक हो, कोई ज्ञानी हो, तो आंख बंद करेगा वैसे ही बता देगा आपको। उसमें ज्योतिष की ज़रूरत ही नहीं है। सर, ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली सूडो साइंस, एंड समवेयर इट इज़ सेड दैट इट इज़ प्योर साइंस। क्या ये सूडो साइंस है या सिर्फ एक प्रेडिक्शन का सोर्स है? देखिए, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा है द साइंस ऑफ टाइम। तो ये प्योर साइंस है, बंदे को कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। और देखिए, मैं तो 6 महीने में एक्सपर्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरे पास ही विद्या है। कोई भी आता है उसको 6 महीने में एक्सपर्ट बना देता हूँ। तो प्योर साइंस है, प्योर कैलकुलेशन है, मतलब विज्ञान का ज्ञान है, जिस ज्ञान को अगर कोई समझ ले
बिल्कुल समझ ले तो एकदम एक्सपर्ट बन सकता है, उसको टाइम का ज्ञान हो सकता है। मैं कहता हूँ इस पर बहुत रिसर्च बाकी है जो हम लोगों ने नहीं किया, जो हमारे ऋषि मुनि ने किया था वो रिसर्च अभी बाकी है। इसलिए लोग इसी बोलते हैं ये सुपरस्टिशन है, मिथ है। मैं कहता हूँ सूरज जब चमकता है तो तपिश तो होती है ना। राइट। तो ऐसे ही जब ये आप कहीं बैठते हैं, आपके बारे में कुछ नहीं जानता, आप सिर्फ डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ बोलते हैं और मैं आपके बारे में पास्ट में 1 सेकंड में बता देता हूँ, तो कहीं तो कुछ होगा ना। एग्जैक्टली। और आगे भी बता देता हूँ वो भी वैसा ही होता है, तो आदमी आके बोलता है जी आपने जैसे बताया था वैसे ही। और इसके हज़ारों टेस्टिमोनियल्स हैं। सर एक चीज़ मुझे हमेशा से इंट्रीग करती है कि डेट टाइम प्लेस काफ़ी लोगों का सेम हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या हर इंसान जिसका डेट टाइम प्लेस सेम हो, तो क्या वो हर बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं ऐसा नहीं हो। देखो पहली बात तो प्लेस जो है ना, जैसे क्या पहले बात तो डेट टाइम अगर सेम हुआ, प्लेस डिफरेंट हुआ तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफरेंट, तो अलग चार्ट बनेगा। अब सपोज जुड़वा का केस है, जुड़वा के केस में कई बार पत्री एक ही बनती है क्योंकि कई बार 1 मिनट का डिफरेंस है। तो हमारे में नक्षत्र में क्या कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होती है, तो 5, 7, 10 मिनट के डिफरेंस में पता चल जाता है। जुड़वा का भी पता लग जाता है कि भाई इसकी लाइफ ऐसे जाने वाली है, इसकी लाइफ है। पर कई बार होता है 1 मिनट का डिफरेंस, 2 मिनट के डिफरेंस में भी नक्षत्र चेंज नहीं होते, नक्षत्र कुछ चेंज नहीं होता, चार्ट ऐसा कैसा रहता है। तो उन केसेस में देखिए एक जो बंदा है उसकी लाइफ एग्जैक्टली चार्ट के हिसाब से चलेगी, एक की लाइफ नहीं चलेगी। उसके लिए कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम सिखाते हैं अपनी, कि भाई इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, भाई इसको कैसे पढ़ाया। पर दोनों की लाइफ आप मैप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ महीने पहले एक जुड़वा बड़े थे, उनका आया था, तो एक का हमने किसी पत्री से देखा कि जिसका मैच कर रहा है। देखिए जैसी आपकी लाइफ है ना, मैं यूजुअली एक स्टैंडर्ड बोलता हूँ कि जैसा चार्ट है वैसा इंसान है, जैसा इंसान है वैसा पत्री है। मतलब एकदम मैच करता है, डिट्टो डिट्टो, मतलब कहीं इफ वन बट नहीं होता। इतना परफेक्ट साइंस है ये नाड़ी नक्षत्र का। जैसा लाइफ में घटित होगा, जैसा इंसान होगा वैसा चार्ट में लिखा होगा ऑलरेडी। जुड़वा के केस में थोड़ा ट्रिकी होता है। बाकी आप समझ लीजिए कि अगर 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा में हर चीज़ चेंज होती रहती है। कोई 10 मिनट पहले बहुत अच्छा चार्ट हो गया और जैसे ही 20 मिनट घुमाया तो बिल्कुल 6, 8, 12 आ गए, एकदम चार्ट एकदम गड़बड़ हो गया। तो ना बहुत फ़र्क है, टाइम का ही सारा खेल है बेसिकली। सो अगर एक इंसान, जी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हाँ, मैं पैदा हुआ 12 सितंबर 2024 को, और मेरे ही साथ 4:15 पे शाम को, और उसी समय सारद भाई का भी जन्म हुआ 12 सितंबर 2024 4:15। हाँ। क्या दोनों लोगों की पत्री सिमिलर होगी? जगह सेम है, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही हॉस्पिटल। देखिए पत्री सेम होगी, पत्री तो सेम होगी क्योंकि डेट टाइम प्लेस सेम है, पर लाइफ अलग अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें डिफरेंशिएशन कैसे आता है, मतलब फ़र्क कैसे आता है? देखिए मैंने जो देखा ना वो जुड़वा के केस में ही देखा है ज़्यादा। वैसे तो अभी ऐसा केस कोई ऑब्जर्व नहीं किया इस तरह से कि 2 एक ही टाइप के अलग अलग सेम चीज़ें आई हों। बट जुड़वा के केस में ऑब्जर्व किया कि एक ही पत्री मिलती है और दूसरे का हम दूसरा कोई टेक्निक लगाते हैं, चाहे वो प्रश्न हो गया, चाहे अदर कोई टेक्निक हो गई, उसको लगा के फिर चेक करते हैं कि यार इनकी लाइफ, क्योंकि भाई उसकी शादी अलग हो रही है, उसका करियर अलग जा रहा है, तो ऐसा होता है। तो जुड़वा के केस में ये कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसको हम युक्ति से सॉल्व करते हैं किसी तरह। जी सर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। किस तरीके से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उनसे हम एक इंसान की पत्री को, उनके नक्षत्रों को इवैल्यूएट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करूँगा। देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मैं बोलता हूँ जिसको भी 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है ना, वो सीख सकता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन एनर्जीज, नंबर्स हैं उसमें। ओके, ठीक है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 12 हाउसेस हैं, 12 राशिज हैं, प्लैनेट्स हमारे 9 प्लैनेट्स हैं जी। अब इसकी टेक्निक ऐसी है, सपोज़ करो किसी की जॉब, हमें कोई आता है मेरे पास, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, कोई आता है बोलता है भाई मेरी जॉब छूट गई, ठीक है, और मेरी जॉब अब कब मिलेगी, मुझे जॉब कब मिलेगी, कब मेरा नेक्स्ट अच्छा है, जॉब मेरी अभी छुट्टी। हम पूछते हैं कब छुट्टी, भाई अभी छुट्टी। तो देखते हैं कि चार्ट में कहीं ना कहीं 5, 8, 12 या 6, 8, 12 आ रहा होता है। उस टाइम में या तो 5, 8, 12 अगर आ रहा है तो उस टाइम में उसको ले ऑफ के लिए बोल दिया जाता है कि भैया जाइए। हम तो पहले डेट बताते हैं कि यहाँ पर आपको आने वाला है, ज़रा ध्यान रखिएगा। तो कुछ उपाय रेमेडी बता देते हैं, पर फिर पर आ ही जाती है वार्निंग किसी तरह कि भाई इस काम में, तो पता लग जाता है कि इस टाइम। अच्छा, फिर क्या हुआ, अगर किसी को जॉब मिलनी है तो सेकेंड हाउस विच इज़ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, 6th हाउस सर्विस का है, 10th हाउस स्टेटस, पोजीशन, प्रोफेशन का 11th हाउस गेन। तो 2, 6, 10, 11
या 6, 10, 11, इसका कहीं कॉम्बिनेशन, इसकी कहीं एनर्जी आती है आपकी, कहाँ एनर्जी आती है? देखिए, एवरी ह्यूमन लाइफ इज़ बेस्ड ऑन द टाइम लाइन्स ऑफ द प्लानट। ओके। और टाइम लाइन इज डिवाइड इनटू 3 डिविजन्स। 3 डिविजन्स हैं टाइम लाइन के, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो जहाँ अंतर और प्रत्यंतर पॉजिटिव होते हैं, जहाँ पॉजिटिव प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, 6, 10, 11 या 2, 6, 10, 11 ऐसे आता है, तो उस टाइम में उस आदमी की जॉब लग जाती है, पक्के 200% लगती है। और जहाँ आया 5, 8, 12, 6, 8, 12, तो वहाँ छूट भी जाती है। ओके। तो ये टेक्निक ऐसी है कि बेस्ड ऑन एनर्जीज़ है। ऐसे ही शादी के लिए है भाई, शादी के लिए जिस 2nd हाउस होता है फैमिली का, 7th हाउस होता है स्पाउस का, 11th हाउस होता है गेन का। जैसे ही 2, 7, 11 आया एट द मैरिजेबल एज, ऐसा नहीं बचपन में, एट द मैरिजेबल एज पर्सन इज लुकिंग फॉर ए मैरिज आया, तो उसका शादी का योग बन जाता है। तो हम बताते हैं इस टाइम में आपकी शादी हो जाएगी। तो ये टेक्निक बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है और कोई भी लर्न कर सकता है। मेरे स्टूडेंट 18 साल से लेकर 75 साल तक के लोग हैं। तो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि आप इस उम्र में सीख सकते हो? आप कभी भी सीख सकते हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, जो आता है ना, इंटरेस्ट जिसका होता है वो आता ही तब है जब उसके प्लैनेट उसको ट्रिगर करते हैं। आपको जान के थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि हमारे थॉट्स भी ना प्लैनेट से कैप्चर्ड है। आपको आज मेरा मन कर रहा है, सपोज करो कोई नेटिव आता है, बोलता है कि भाई, जैसे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं भाई इसका तो मन नहीं कर रहा शादी करने का, शादी वादी करनी। मैं रुक जाइए, 6 महीने बाद अपने आप बोलेगा, और 6-8 महीने बाद 10 महीने बोलते हैं हाँ जी मैं रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी चेंज हो गई होती है। कहाँ जो सेपरेशन एनर्जी होती है, जो नो मैरिज की एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं मैरिज एनर्जी में आ जाती है। बोलता नहीं अब मैं रेडी। और थॉट्स भी बहुत वैसे रहते हैं जी। पर सर एक बात बताइए, जैसे काफ़ी केसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिजेस की मैं बात करता हूँ, तो लव मैरिजेस की किसी एक साइड से प्रेशर होता है, ठीक है, सपोजिटली लड़की के घर से प्रेशर है, और उस समय लड़के की कुंडली बोलती है या लड़की के नक्षत्र बोलते हैं कि नहीं अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मैरिज, बट वहाँ से प्रेशर आता है और वो शादी करते हैं। तो उस केस में आप क्या एडवाइस करते हो अगर लड़के के घर वाले आपके पास आके बोलते हैं कि जी हमें तो प्रेशर में करानी पड़ रही है? देखिए, एक तो एग्रीमेंट होता है कि मैं मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ, और एक होता है कि योग। मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब शादी होनी है ना तभी होती है। मोस्ट ऑफ द क्या है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब शादी जिस टाइम में होनी ना तभी होती है। हाँ, शादी के टाइम कॉन्फ्लिक्ट है, ये लिखा होता है कि भाई प्रेशर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उस टाइम में कॉन्फ्लिक्ट है, या हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, वो ऑलरेडी लिखा होता है कहीं ना कहीं कि भाई ये तो हम अनुकूल टाइम बताते हैं कि यार इस टाइम में लड़के के ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हैं, लड़की के भी अच्छे हैं, तो कर लीजिए, मुहूर्त है। हाँ, ये टाइम अच्छा है। देखिए, मुहूर्त तो उसके ऊपर काम करता है। अच्छा। पहले आपकी टाइम लाइन, ओके, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, ये तीनों मैप हैं, पॉजिटिव हैं क्या। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कोविड के टाइम का था कि कहाँ सज्जन हमारे पास बोले कि हमारे हस्बैंड मतलब बच्चों की शादी करानी है, तो हमने कहा ठीक है। मैंने कहा दिसंबर में कर लीजिए आप। कोविड का टाइम चल रहा था, आज से 2 साल पहले की बात होती, अब तो हो गए 4 साल 3 साल। तो क्या है, तो मैंने बोला दिसंबर में कर लीजिए, फर्स्ट वीक में आप। बोले ठीक है, वो मान गए। फिर उन लड़की वाले से बात की, लड़की वाले को किसी ज्योतिष ने बोला कि भाई नवंबर में 21 नवंबर 22 नवंबर से डेट निकाली। तो हमको बोले, तो हम ज़्यादा इसमें करते नहीं, मैं भाई लड़की वाले कह रहे हैं तो कर लो, पर हमारे हिसाब से अनुकूल टाइम वही है, हम तो यही कहेंगे आपकी मर्जी। एग्जैक्टली 20-21 नवंबर को लड़का हॉस्पिटल में था, कोविड हो गया था। तो हमें दिख रहा था कि उस टाइम में हेल्थ चैलेंज रहेगा, वो टाइम अच्छा नहीं है। फिर हमको फ़ोन आया, जी अभी तो कुछ हो नहीं सकता, आप बताइए कब करना है। तो हमने कहा भैया वो डेट आपको बताई थी 7-8 दिसंबर, तो तब करिए, आप कर लीजिए। आई थिंक इसीलिए कहते हैं नाड़ी इज़ वन ऑफ द 8 फैक्टर्स जिसमें मैरिज कंसिडरेशन जो होती है, हाँ, नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर नाड़ी आपकी नहीं मैच कर रही है, हाँ, कहीं कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे आपकी शादी के जो भी ग्रह हैं, जो भी आपका समय है, उसमें बाधा आ सकती है। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक इंसान हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है? देखिए, उसमें तो देखिए वो जो नाड़ी, एक तो मैच मेकिंग की नाड़ी की बात कर रहे हैं आप, राइट? वो एक थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसमें भी मैं आता हूँ। ओके, ठीक है। और ये जो नाड़ी है, ये तो हम बोलते हैं कि आपकी महादशा, अंतर, प्रत्यंतर जी। महादशा यूजली 10-20 साल की होती है, डिपेंडिंग ऑन प्लान। अंतरदशा 2-3 साल की, प्रत्यंतर दशा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे होती है, ठीक है। और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा मिला के आपकी लाइफ में चल रहा होता है अभी।
महादशा बताती है कि बड़ी पिक्चर क्या, घर घोड़ा गाड़ी ऐशो आराम, ये बताती है, ठीक है, किसी ग्रोथ हो रही है नहीं ग्रोथ हो रही। अंत प्रत्यंत बताता है कि अभी राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो एग्जैक्ट बता देते हैं कि मंथ वाइज क्या होने वाला है, एग्जैक्टली मंथ वाइज पता लग जाता है आपको अंतर प्रत्यंतर इवैल्यूएट करके, जो कि हम शायद बहुत कम पद्धतियों में जाते हैं। हम अंतर तक ही जाते हैं, प्रत्यंतर तक तो जाते ही नहीं। हम यहाँ तो और भी आगे चले जाते हैं, मतलब आप वीक तक का भी अगर चाहो तो बता सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, इतना प्रिसाइज है कि अगले वीक क्या होगा। हाँ, हम कई बिजनेसमैन हैं जो बड़े बड़े हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ता है, मतलब उनकी तो इतना डायनेमिक चल रहा होता है उनका, ठीक है। तो उनके लिए कई बार जी पैसा आएगा, करोड़ों आना है, हम बोलते हैं जी इस तारीख को आ जाएगा, अगले हफ्ते तो एग्जैक्टली उस दिन फ़ोन आता है कि आज ही पैसा आ गया तो कमाल है, मतलब कैलकुलेशन है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो नाड़ी की बात की आपने सर, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना गुण मिलान, जी, गुण मिलान में नाड़ी एक फैक्टर है जी, जिसमें मध्य नाड़ी है, आदि नाड़ी है, राइट, 3 फैक्टर्स हम होते हैं। अब इन 3 फैक्टर्स के कई बार 8 पॉइंट होते हैं, टोटल जो गुना मिलान के पॉइंट होते हैं 36 होते हैं, जी, ठीक है। 8 पॉइंट नाड़ी के होते हैं। तो हम यूजुअली, अब जैसे कल परसों एक फ़ोन आया था, बोले जी चार्ट तो ठीक है पर नाड़ी नहीं हो रही तो हम शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा अरे भैया ये अज्ञानता है, इसमें मत जाइए। नाड़ी किसी की मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही, इसमें बिल्कुल मत जाइए। लोग बोलते हैं सेम नाड़ी मैच करती है, अगर मध्य मध्य हुई, उच्च उच्च हुई या अंत्य अंत्य हुई तो मत करिए, राइट। ऐसा नहीं है। हमने कितने सारे केसेस देखे हैं जहाँ कोई भी नाड़ी, चाहे अंत्य हो चाहे मध्य हो, कोई भी नाड़ी अगर मैच करती है तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या बोलते हैं कि बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं। हमारी खुद की, हमारी वाइफ की नाड़ी में सेम नाड़ी है पर बच्चे हैं। ऐसे हज़ारों चार्ट देखें, एक नहीं हज़ारों हैं। बच्चों का डिपेंड करता है आपकी चार्ट में 5th हाउस 11th हाउस का कॉम्बिनेशन क्या है। 5th हाउस प्रोजनी का होता है, ओके। तो अगर आपकी नाड़ी सेम है या अलग है उससे कोई, अगर आपके 5th हाउस में प्रॉब्लम है तो भाई बच्चों में प्रॉब्लम आएगी। अगर 5th हाउस की एनर्जी नहीं है चार्ट में, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, 1 4 10 ज़्यादा है, या 5th हाउस बिल्कुल 6 से 12 6 8 12 उसके अंदर 6 8 12 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 आउट नेगेटिव एनर्जी है एक तरह से, तो तब दिक्कत होती है। तो सर अगर एक कपल को पहले ही पता लग जाता है, अगर वो पहले कंसल्ट कर लेता है, उनको पहले पता लग जाता है, तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष क्या रेकमेंड करते हो अगर आपको दिखता है कि दिक्कत हो सकती है कि कंसीव ना करें या कोई उपाय? अच्छा, अगर शादी के टाइम, शादी से पहले आप बोल रहे हो कि अगर कोई आता है या बाद में पता बाद में, देखिए हमें तो उनको सच तो बताना ही है भाई, जो भी लिखा हो, पहली बात तो ठीक है। तो अगर लिखा है प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कुछ रेमेडीज़ भी बताते हैं, रेमेडीज़ पे हम डिस्कस करेंगे आके। तो रेमेडीज़ भी बताते हैं कि भाई ये रेमेडीज़ करिए। और मैंने देखा है कि अगर ईश्वर की कृपा से, देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, मैं पहले बताता हूँ, ये ज्योतिषी जो है ना सिर्फ एक मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति है। देवज्ञ कह लीजिए, देवता का समान कह लीजिए, तुल्य कह लीजिए, वो आपका मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म आप ही नहीं करना है ना, वो आपके अपनी शक्ति से कुछ करने वाला है, ठीक है। तो अगर इस बात का प्रिसाइज आंसर दे, तो अगर ऐसा केस है जहाँ बच्चे होने में तकलीफ़ है, उपाय देते हैं। हमारे पास कई लोग आए हैं जिनको 5-5 बार मिसकैरेज हो गया, उपाय दिए, आ गया बच्चा, पर वो कृपा से, प्रभु कृपा से हुआ। उपाय भी जो हमने दिया, हम कहते हैं वो प्रभु कृपा से आए। तो प्रभु कृपा से ही, मैं कहता हूँ ब्लेसिंग से ही, गुरु की ब्लेसिंग से ही ये काम होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो हम बता देते हैं। और जहाँ लगता है कई, अब देखिए कई आते हैं, अडॉप्शन के भी केसेस आते हैं, कई IVF के भी केसेस आते हैं, जहाँ लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, कहते हैं भाई IVF करा लीजिए या सरोगेसी, जो भी आपको, क्योंकि इसमें तो इतने परफेक्टली हम लोग प्रिसाइजली बता सकते हैं। दैट मीन्स दैट एवरीथिंग इज रिटन। यही तो मैं, देखिए आप ज्योतिष पढ़ेंगे ना तो बौखला जाएंगे कि ये तो परफेक्ट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मूवी देखी है ना, एग्जैक्टली ऐसा है। और इस मैट्रिक्स को तोड़ने का कोड एक ही है, वो है ध्यान। और कोई नहीं तोड़ सकता इस मैट्रिक्स को। मैंने कहा ना, आपके थॉट्स भी कंट्रोल्ड हैं। वो तो जब आप ज्योतिष सीखते हैं तो समझ में आता है, तो सर पकड़ के बैठते हैं कि ये क्या हो रहा है लाइफ में। सर एक बहुत बड़ी मिथ है जी, हमने अभी ज्योतिष शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया। हाँ। लोगों के मन में एक वहम होता है कि ज्योतिषी और पंडित ये दोनों एक ही हैं। क्या ये एक ही होते हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिषी पंडित हो सकता है, हर पंडित ज्योतिषी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों?
मतलब समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, एक पंडित जो हम पूजा पाठ कराते हैं उसको ही बोलते हैं उसने ज्योतिष का ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो इसलिए वो पंडित है एक तरह से। पर ज्योतिष का ज्ञान आपने अर्जित, भाई पंडित कोई भी जो पूजा कर रहा है उसने ज्योतिष का ज्ञान अर्जित किया तो पंडित भी हो गया, ज्योतिषी भी हो गया। तो कहने का मतलब ज्योतिषी वैसे कोई भी बन सकता है, पर उसको ज्योतिष का नॉलेज तो होना चाहिए। पंडित तो हम यूजुअली जो पूजा कराते हैं, लाइक यज्ञ कराते, हवन कराते हैं, उनको बोलते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हर पंडित ज्योतिषी भी हो। हमको कितने सारे पंडित मिलते हैं, हम पूछते हैं कि भाई कोई यजमान हो बताइए हमारे को, तो ऐसे करके तो हर पंडित ज्योतिषी नहीं होता, पर हर ज्योतिषी पंडित हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसको नॉलेज है तो। हाँ जी, क्योंकि देखिए ज्ञान से ही है। अब यहाँ पर वो वाली 4 वर्ण तो नहीं हो गए, जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है वो पंडित हो गया बेसिकली। बट क्या हर ज्योतिष के पास हर समस्या का समाधान हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हर समस्या का समाधान तो मेरे ख्याल से भगवान के पास ही होगा शायद। देखिए क्या है कि मैं कहूँगा जितनी समस्याएं हैं उनका एक रास्ता बता सकता है वो। ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिषी क्या करता है, वो रास्ता बता सकता है। चलना आपको है। ज्योतिषी के पास आके आप सोचिए कि ये समाधान कर देंगे, ये सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं। वो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। हाँ, आप चल के उस सॉल्यूशन को समाधान ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई इंसान उस पथ पे, उस मार्ग पे चले जी तो उसका मार्गदर्शन जरूर होगा। बिल्कुल, उसका समाधान जरूर मिलेगा। तो ज्योतिष आपको, ज्योतिषी और ज्योतिष आपको ना रास्ता दिखा रहा है। वही जीपीएस वाली बात होगी ना, मैप में आपको 2 रास्ते दिखा देता है कि यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ से जल्दी पहुंच जाओगे, तो वो बता देता है रास्ता चुनना आपका। आप जैसे बोलते हैं कई लोग कि भाई हम कितने शादी करें, 3 मैच मेकिंग आ गए, हम भाई बोल देते हैं देखो ए में ये प्रॉब्लम है, बी में ये प्रॉब्लम है, सी चूज तुम्हें करना है। किससे प्रॉब्लम, हमें नहीं शादी करनी, तुम्हें करनी, तुम चूज करो कि तुम्हें किससे तो कहीं पे भी है, तुम्हें देखना कौन सी वाली झेलनी है। गड्ढा कितना गहरा है ये हम बता देंगे तुमको, पर कूदना नहीं कूदना, तुम्हें किसमें कूदना है ये चूज योरसेल्फ। सर एक बात बताइए, नाड़ी दोष क्या होता है? वही जो हमने बोला ना, नाड़ी दोष, जो सेम जब नाड़ी मिलती है ना, सेम नाड़ी हो गई तो क्या 0 पॉइंट हो गए उसके 36 पॉइंट में से, तो बोलते हैं नाड़ी दोष है। अभी 2 दिन पहले हमारे को फ़ोन आया, उनको सब अच्छा लग रहा था, बोले नाड़ी दोष है। ठीक है, तो मैंने कहा अरे बिल्कुल बेकार है। इसमें नाड़ी दोष का मतलब है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम है। और हमने लड़की का चार्ट देखा, हमने कहा लड़के का चार्ट बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको बच्चे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करिए, आप इसको इग्नोर करिए और शादी करिए। कोई नाड़ी दोष को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, मेरा ये मानना है, और ये प्रॉपर रिसर्च के बेस और फैक्ट्स के बेस पे बताया जा रहा है। सर आजकल बहुत लोग, यंग जनरेशन खासकर, बहुत सारी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिस पे आप लड़के लड़की के डेट ऑफ बर्थ और डालो, मैच करिए, और वो आपको गुणों में बता देता है इसमें ये, उसमें वो डायरेक्टली दिखा देता है कि नाड़ी दोष 0, तो मतलब वो बिल्कुल गलत है। देखिए नाड़ी जो मैच मेकिंग था, मैं ये बहुत फोरम्स पे बोलता हूँ, इंस्टा पे बोलता हूँ, मैच मेकिंग की पद्धति आउटडेटेड है। ओके, मैं आज नहीं 10 साल पहले बोलता था तो ज्योतिषों को विश्वास नहीं होता था, वो बोलते थे क्या बोल रहे हैं पंडित जी। अच्छा, ठीक है, वो बोलते वो आउटडेटेड है, वो 500 साल पहले होती होगी, अप्लीकेबल होती होगी। आज के टाइम में कितने हम आपको केसेस दिखा दें, हज़ारों केसेस दिखा दें, 100 छोड़ी हज़ारों में 28 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, डिवोर्स हो गया। 12 गुण मिल रहे हैं, शादी बढ़िया चल रही है। 8 गुण मिल रहे हैं, शादी बढ़िया चल रही है। 18 गुण मिल रहे हैं, 16 गुण मिल रहे हैं। तो मैं तो कई बार हंसी आती है, मैं जिसके ज़्यादा गुण मिल रहे हैं उसका डिवोर्स पक्का है। रिवर्स तो नहीं चल रहा सर? रिवर्स ही चल रहा है, समझ लीजिए। तो एक्चुअली वो जज करने का तरीका ही नहीं है। तरीका है स्पाउस एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। 2, 7, 11 स्पाउस एनर्जी होती है, 1, 6, 10 जो है हाउस की एनर्जी, वो सेपरेशन एनर्जी होती है। सेपरेशन एनर्जी जब ईगो एनर्जी से मिलती है 8 और 12 से, 8 हो गया ऑब्स्टिकल इन द मैरिज, और 12, 8 और 12 मिला के फिजिकल अब्यूज़। जब लड़ाई झगड़ा होगा, फिजिकल अब्यूज़ होगा, तो मैरिज कैसे सर्वाइव करेगी। और मैं कहता हूँ कि एक प्लैनेट की गड़बड़ होने से नहीं होता, जब मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट गड़बड़ होते हैं तब जाके मैरिज में। देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लेमैन के लैंग्वेज में। हर प्लैनेट की एनर्जी आपके हर दिन में आती है, मतलब हर 9 प्लैनेट की एनर्जी आपके पूरे मंथ का एक एग्जांपल ले लीजिए, 30 दिन है आपके, एक एक प्लैनेट की एनर्जी किसी के 2 दिन, किसी के 2.5 दिन, किसी के 3 दिन ऐसे रहती है। तो पूरे मंथ में कोई ना कोई प्लैनेट की एनर्जी प्रोमिनेंट रहती है। ठीक है, तो अगर आपके सपोज करो 7-8 प्लैनेट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी एनर्जीज 15-20 दिन आपके अच्छे गए मैरिज के, तो कोई दिक्कत नहीं। 5-7 दिन सबके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते। बट अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट, मतलब अगर आपके 20 दिन गड़बड़ी है शादी में, तो कैसे सर्वाइव करेगी शादी। सर मांगलिक दोष का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है?
देखिए ये भी बहुत बड़ा मिथ है। पहली बात तो आपने मंगल को 6 हाउसेस में डाला जी और बोला कि मांगलिक दोष है, जो कि बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक तरह से गड़बड़ है। ओके हाँ, क्योंकि इस तरह से तो आपने 50% जनता को अवॉइड ही कर दिया भाई, कि 50% तो मैच ही नहीं हो सकते। दूसरा, वो गलत तरीका है। कभी भी मंगल को अगर मांगलिक दोष देखना भी है तो मंगल के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी, जो मैं बोलता हूँ 1, 6, 10, 8, 12, ये अगर हो तो वो मांगलिक में आएगा। अदरवाइज अगर वो मैंने देखा है इनफैक्ट मंगल तो कई बार प्रमोट कर रहा होता है मैरिज को। मंगल जो है आपके 1st हाउस 7th हाउस में आके प्रमोट कर रहा होता है मैरिज को, और उस टाइम में मैरिज अच्छी चलती है, जिसने अपने मांगलिक दोष कहते हैं। तो एनर्जी को देखना चाहिए। ये सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन आपने देख ली कि 6 घरों में अगर मेरा है 1, 4, 7, 8, 12 ऐसे करके घर में है तो मांगलिक दोष हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और दूसरा क्या, 28 साल के बाद वैसे ही मांगलिक दोष नहीं माना जाता। ओके हाँ, तो 28 साल के बाद वैसे भी, आजकल तो मैरिज 27-28 में हो रही है सबकी। तो 28 के बाद आप करें तो कोई कोई असर ही नहीं है, कुछ असर ही नहीं है। वैसे भी अगर आप सोच रहे हैं कि लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और या लड़की अच्छी है, सिर्फ मांगलिक दोष की वजह से नहीं कर रहे, भैया इस गलती में मत रहिए। एक नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लीजिए, उससे वेट कराइए कि कर सकते नहीं कर सकते। अगर वो बोलता है तो करिए, क्योंकि इससे अच्छी, देखिए हमने अभी लाखों से ऊपर चार्ट कर लिए, और मैच मेकिंग की तो पता नहीं अनगिनत चार्ट कर लिए, और जहाँ सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि भाई गुना नहीं मैच कर रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने अप्रूवल दिया, हमने करो कुछ होगा हमें बात है ना। बढ़िया शादी चल रही है, साल 2 साल 5 साल बीत गए। आपने बोला लाखों चार्ट किए, हाँ, ऐसे कितने चार्ट होंगे आपने जहाँ पे बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन आपकी करेक्ट हुई हो? ऐसे कितने चार्ट होंगे? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब फिर रिवर्स देता हूँ। आज तक ना इतने चार्ट देखे, तो मेरे ख्याल से मेरे पास 8 या 10 ही लोग आए होंगे जिन्होंने बोला होगा संजीव जी, पंडित जी आपकी प्रेडिक्शन मेरे पे तो फली नहीं। आप रेशो निकाल लीजिए। अब आप लाख में 10%, 10% नहीं, 10 चार्ट निकाल लीजिए लाख में, तो मेरे पास मुश्किल से 8-10 लोग आए हैं आज तक। फिर मैं बोला हो सकता है यार मेरी तो कोई एरर हो गई हो, कहीं टाइम में गलत हुआ हो, कुछ हुआ हो, वापस आओ देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं उसको प्रमोट करता हूँ। अगर कोई आता है मेरे पास कि मेरा टाइम, मेरा आपने जो प्रेडिक्शन दी थी वो सही नहीं हुई, मैं कहता हूँ हो नहीं सकता ऐसा, तो मैं लाता हूँ। और कई बार मैंने देखा या तो टाइम मिसमैच होता है या कुछ और गड़बड़ होती है, तो जब डेप्थ में जाते हैं तो ज़्यादातर टाइम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ होता है, करेक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा अब ये प्रेडिक्शन सही नहीं हो तो बताना। तो फॉर एग्जांपल एक इंसान आपके पास आया और आपने उसकी नाड़ी देखी, जो भी आपने, आपका प्रोसीजर है वो आपने प्रोसीजर किया, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आपको समझ में आया कि इस इंसान के ये नक्षत्र खराब हैं, ये इसका समय सही नहीं चल रहा, तो क्या उसमें उपाय दिया जाता है या उस टाइम की करेक्शन करने की कोशिश की जाती है? नहीं, देखिए टाइम करेक्शन नहीं, अगर कोई आदमी प्रॉब्लम में है और चार्ट में प्रॉब्लम दिखा रहा है जी, तब तो ठीक है। हम कभी भी क्या नाड़ी नक्षत्र, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ, जब भी कोई चार्ट आए डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो आदमी का डेट टाइम प्ले मतलब टाइम सही है। ओके, डेट और प्लेस तो सही हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले वेरीफाई करो। अगर सपोज जॉब के लिए आया है, ठीक है, तो पहले तो खुद ही बिना बोले ही बता देता आदमी कि भाई कैसा टाइम चल रहा है, वो मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ भाई ये वाली जॉब कब की थी आपने, लास्ट जब जॉब की थी आपने, ज्वाइन की थी, तो वो मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, या लास्ट जॉब छोड़ी थी वो दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर वो नहीं दिख रहा ना, अगर पास नहीं दिख रहा तो फ्यूचर भी नहीं दिखेगा। तो पहले वेरीफाई करो, और उसके बाद अगर मुझे दिख रहा है तो फिर मैं उसके हिसाब से पर मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बिना वेरीफाई किए प्रेडिक्शन मत करो। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो 90% ऑफ एस्ट्रोलॉजर करते हैं, डेट टाइम प्लेस दिया और बोलने शुरू हो गए। नहीं, आप थोड़ा टाइम दीजिए, 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, वेरीफाई करिए कि उसी बंदे की कुंडली। और हमने देखा है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 70 से 80% लोगों का टाइम मिसमैच होता है, या 2 मिनट होगा या 5 मिनट होगा या 7 मिनट होगा या 10 मिनट, होता ही होता है। और उसमें बहुत फ़र्क, क्योंकि हमारा प्रिसीजन है, हमारा तो जिस दिन आपकी जॉइनिंग बोलेंगे ना, या जिस टाइम आपकी मैरिज बोलेंगे वो एग्जैक्टली टाइम आता है, डेट भी आती है, आप शॉक रह जाएंगे, यही तो कह रहे हैं। क्या हम ये भी जान सकते हैं कि एक इंसान अगर उसका डेट टाइम बर्थ प्लेस एग्जैक्ट हो, क्या हम ये भी जान सकते हैं कि वो किस प्रोफेशन में काम करेगा, क्या प्रोफेशन करेगा, क्या काम करेगा? बिल्कुल, मैं कम से कम 30 तरह के प्रोफेशन सिखाता हूँ, वैसे हज़ारों तरह के प्रोफेशंस हैं, पर मोटा मोटा पता लग जाता है कि उसकी कमाई किससे होगी। एक चीज़
पितृदोष, पितृदोष क्या होता है जिनको नहीं पता, और जिनके हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पितृदोष ऐसा है कि ये माना जाता है, वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली हम कुछ कॉम्बिनेशंस देखते हैं और हम बोलते हैं इनको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की और हमारे एंसेस्टर्स का कहीं ना कहीं वो हमसे खुश नहीं है या कोई ना कोई कारण से हमसे नाराज़ हैं, तो ये दोष हमारी कुंडली में है। पर मेरा थोड़ा अलग मानना है। मेरा मानना यह है कि किसी के भी एंसेस्टर्स, जब आप वैसे ही जाने वाले होते हो ना, शरीर छोड़ देते हो, तो आपको किसी से गिला शिकवा नहीं रहता, आपको मालूम होता है कि ये तो माया है। ठीक है, किसी भी एंसेस्टर्स को अपने जो आने वाली जो भी जनरेशन्स है उससे कोई गिला शिकवा होते नहीं है। तो एंसेस्टर्स कभी बुरा नहीं चाहते आपका, कभी भी। मेरा तो ये मानना है। तो मैं पितृदोष में एग्जैक्टली सीरियसली बोलूँ तो बिलीव ही नहीं करता। मैं बोलता हूँ हाँ, कहीं हो सकता है किसी जन्मों में आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो गई हो, कुछ नाखुश हुए हैं, तो आप कोई तिला होमा हम बोलते हैं वो करा दीजिए, पूजा करा दीजिए एंसेस्टर्स को। थोड़ा एक बार आप वो जो रिचुअल्स होते हैं वो कर सकते हैं। पर कोई आपको ज्योतिषी बोलता रहे पितृदोष है और बोले कि ये करा लो, वो करा लो, 50,000 दे दो, लाख दे लो, 5 लाख दे दो, और फिर दूसरा है वो भी यही बोले, तीसरा है वही बोले, तो अरे पितृदोष का एक बार पूजा हो गया, 10 बार थोड़ी पूजा कराओ। सही कह रहे हो सर आप। तो मतलब क्या हुआ उसका? मतलब उसको ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम तो टाइमलाइन देखते हैं, हम बोले यार पिछले 3 साल से तेरा ऐसे ही चल रहा है, तो पितृदोष में क्यों परेशान हो रहा था? टाइम ही अच्छा नहीं है तो क्या? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइमलाइन। आपका टाइम अच्छा चलेगा तो कोई भी दोष हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल बढ़िया करोगे लाइफ में। मुझे भी ऐसे ही एक पंडित जी ने बोला था कि पितृदोष जो होता है वो कोई दोष नहीं है। बेसिकली आप अगर अपने पितरों को याद नहीं करोगे, अपने पितरों को बेसिक वो कहते हैं ना कि ऑनर नहीं कर रहे हो या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो पितृदोष है कि आपको अपने पितरों को याद रखना है, उनको ऑनर करना है, उनको रिमेम्बरेंस पे रखना है, उनके नाम का कभी कुछ खाना खिला दिया, दान कर दिया, कुछ पूजा करा दी, अच्छा लगता है ना, वही वाली बात है। तो ऐसे करके ये आजकल जो थोड़ा सा ये कर रखा है ना ऊपर नीचे सबने, जो पितृदोष है, कालसर्प दोष है, ये बड़ी कहानी गड़बड़ हो रही है। कालसर्प दोष बहुत ज्यादा, मैं बोलूं ट्रेंडिंग, मैं सोच रहा था ट्रेंडिंग चल रहा है। कोई भी बात होती है लोगों कहते हैं आपका कालसर्प दोष चल रहा है, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? देखिए, कालसर्प दोष मैं क्या बोलूं अब ज्योतिषों को जो बोल रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा ना घपला है। ठीक है, बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं कि, क्योंकि देखिए हमारे पास लोग आते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके कि हमने भाई कालसर्प दोष की उज्जैन में पूजा करा दी, ये करा दी, वो पर हमारे को तो कुछ नहीं हुआ। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जी। तो देखिए, कालसर्प दोष अगर बोला जाए असली में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी जेन्युइन ग्रंथ में, चाहे वो भरत प्राशर हुआ, शास्त्र हो गया, चाहे सर्वावली हो गया, मानसार, किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। और जो अच्छे ज्ञानी हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो नहीं मानते कालसर्प दोष को। ठीक है, ये बनाया हुआ है, ये लोगों ने अपना, पंडितों ने, ज्योतिषों ने अपना कुछ भी इनकम करने के लिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कालसर्प दोष है, मतलब उसको अध्ययन शायद करना नहीं आया तो उसने बता दिया। क्योंकि अध्ययन करना बड़ी कला है भाई। देख रहे हो, जुपिटर है, वीनस है, मून है, ये प्लैनेट तो अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, पर नक्षत्र किसी को देखने नहीं आए, नक्षत्र लॉर्ड किसी को देखने नहीं आए। ऑल दो प्लैनेट अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, पर नक्षत्र लॉर्ड गड़बड़ है तो रिजल्ट गड़बड़ देंगे। तो उनको पता नहीं चला, उन्होंने बोला पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है। नहीं भैया, ये नहीं है। क्योंकि अगर दोष है, मैंने पूजा करा दी, ठीक हो जाना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, पर ऐसा नहीं होता। हमने तो ये देखा है, चाहे दोष है, चाहे कुछ भी है, जैसे उसका समय ठीक हुआ वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया। जैसे समय गड़बड़ है, तो अगर सपोज़ करो कोई बोलता भी है, मैं कहता हूँ उसके लिए सिंपल सा है कि आप जाइए, आप पृथ्वी माँ की सेवा करिए, एनवायरनमेंट की सेवा करिए, पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। ठीक है, कुछ होगा, आपने कहीं एनवायरनमेंट की हानि की होगी कभी पिछले जन्मों में, शायद इसलिए ऐसा है, पर उसकी वजह से आप कष्ट पा रहे हैं, ये नहीं मैं बोलूँगा। कष्ट तो आप इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपकी टाइमलाइन गड़बड़ है। तो जहाँ कष्टों की बात आती है वहीं पे बहुत सारे रेमेडीज़ की भी बात आती है, राइट? जहाँ जिसको परेशानी वहाँ उसका कोई उपायों की बात करें तो सर, अगर 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उसके लिए क्या, बेसिकली मैरिज में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उसकी क्या रेमेडी होगी? बहुत अच्छी बात है।
तो पहले मैं बताता हूँ उपाय के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैरिज कॉन्फ्लिक्ट में। देखिए 3 तरह की एनर्जीज़ होती हैं जो सबसे नेगेटिव होती हैं। ओके। एनर्जीज़ 6, 8 और 12 मैं छोटे छोटे में समझाऊंगा। 6 होता है डिजीज़, डेथ और लिटिगेशन। ओके। 8 होता है ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून। 12th होता है लॉसेज, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी। यही मेजॉरिटी कहीं ना कहीं घूम फिर के आती है लाइफ में। अगर 6, 8, 12 आपकी लाइफ में, विच इज़ आई कॉल है ऑब्स्टिकल एनर्जी, या ठीक है, ये अगर लाइफ में आपके ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो 6 का मतलब, और मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। यू हैव टू चैनलाइज एनर्जी। यू माई एवरीथिंग इज़ एनर्जी। वी आर फ्रिक्वेंसी। अगर क्वांटम फिजिक्स में बात की जाए तो वी आर फ्रिक्वेंसीज, वी आर एनर्जीज, राइट। तो एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। हाउ यू चैनलाइज एनर्जी? 6 मैंने बोला डिजीज़, डेथ और लिटिगेशन। 6 सेवा भी। सेवा करिए, आपको डिजीज़, डेथ, लिटिगेशन नहीं रहेगा। ओके। फॉर श्योर नहीं रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटेड है। देखिए यही बात है, अगर शरीर में कष्ट है, मैं बोलता हूँ ब्रह्मा जी ने देखिए इतने कर्मों के विधान बनाए, ठीक है, पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कर्मों का विधान समझना। मतलब ब्रह्मा जी को भी डाउनलोड हुए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ठीक है, क्या है कि उनको तो डाउनलोड हुए, उन्हें लिख दिए। तो मैं कहता हूँ अगर शरीर में कष्ट है ना तो शरीर से सेवा करो, मन में कष्ट है मन से सेवा करो। कई बार शरीर तो ठीक रहता है, मन में कष्ट बहुत होते हैं, तो किसी का मन अपलिफ्ट करिए, किसी को 4 बातें अच्छी बोलिए, देखिए आपका भी मन अपलिफ्ट होगा, वो कर्मा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ सेवा करिए। सेवा तन मन धन, तन से मन से किसी को अपलिफ्ट करिए, धन से किसी को ज़रूरतमंद को धन दिया, वो भी सेवा है। तो सेवा के बहुत माध्यम है। ये नहीं करना अगर मैं तो शरीर नहीं काम कर रहा तो मैं सेवा नहीं कर रही। धन से करिए, मन से करिए, बोल सकते हैं आप। तो 6th हाउस इज डिजीज, डेथ, लिटिगेशन, 6th हाउस सेवा। 8th हाउस इज ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून, और 8th हाउस इज पद्म साधना ऑल्सो। मैं बोलता हूँ योगा, प्राणायाम, पद्म साधना। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, मैं उनका टीचर भी हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि पद्म साधना करिए। यूट्यूब में है पद्म साधना। वैसे तो एक गाइडेड पूरा कोर्स में करना चाहिए एक्चुअली, पर अगर कोई नहीं जा पा रहा, पहुँच नहीं पा रहा, कम से कम योगा है, सीक्वेंस ऑफ योगा से एक प्रॉपर डेवलप किया है गुरुदेव जी ने। तो क्या है कि मैं बोलता हूँ या तो ऑब्स्टिकल योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो। तो योगा मैट पे झेलोगे तो लाइफ में नहीं आएगी फॉर श्योर। तो पद्म साधना इज़ वेरी पावरफुल। मैं कहता हूँ अगर बंदा 1 हफ्ते से 4 हफ्ते करता है ना, 1 हफ्ते में इसको बहुत ज्ञान पता लग जाता है। मतलब अगर उसका मोरल और मोटिवेशन एकदम ज़ीरो है ना, 1 हफ्ते में यहाँ पहुँचता है और 4 हफ्ते में तो इधर पहुँच जाता है, इतना। मतलब आदमी जो है जब कोर्स करता है 4 दिन के कोर्स में शेर बन के निकलता है, ऐसा है। हमने खुद अनुभव किया है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान है, और हज़ारों लाख की लाइफ में और देखा है जहाँ लगता है आदमी कुछ कर नहीं पा रहा, बड़ा डूबा हुआ है, टूटा हुआ है, पद्म साधना शुरू करो। और लोगों ने फीडबैक दिए हैं कि बोले पंडित जी 2-2 हफ्ते में, 1-1 हफ्ते में इतना फ़र्क पड़ गया जो समझे नहीं आता। फिर 12th हाउस मैंने बोला लॉसेज, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी। और 12th हाउस में बोलता हूँ आश्रम, लॉन्ग डीप लॉन्ग मेडिटेशन ऑल्सो। भाई जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स होता है जी, ठीक है, आपने सुना होगा सुदर्शन क्रिया। तो मैं बोलता हूँ सुदर्शन क्रिया करके फिर एक होता है साइलेंस कोर्स, जिसको एडवांस कोर्स भी बोलते हैं, आप वो करिए। ये आर्ट ऑफ लिविंग का है। तो इसको साइलेंस कोर्स, इसमें 3 दिन 4 दिन आपको मौन में रहना होता है, ध्यान में होता है, गुरुदेव की वॉइस में होता है, और चीज़ें होती हैं, प्रॉपर टीचर की गाइडेंस में होता है। मैंने कहा वो करिए। तो या तो अपनी लाइफ में आप 12th हाउस हॉस्पिटल जाइए, या लॉसेज झेलिए, आउटफ्लो ऑफ मनी झेलिए, एक्सपेंसेस झेलिए, या थोड़ा बैठ जाइए, कहीं आश्रम चले जाइए, ध्यान करिए, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। और लोगों को साइलेंस कोर्स के बाद ट्रिमेंडस इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव, मतलब जिसका बयान नहीं। मेरे पास टेस्टिमोनियल है बहुत सारे। हम तो देखो जब तक कोई लिख के नहीं देता तब तक हम यकीन नहीं करते। फ़र्क हुआ, आपको अच्छा लगा, लिख के भेजिए। तो 3 तरह की एनर्जीज अगर आप चैनलाइज कर लेते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल, मैं तो ये फाउंडेशन है। उपाय तो देखो हमारे पास बहुत सारे, पर मैं बोलता हूँ ये फाउंडेशन है। 6, 8 और 12 सेवा, पद्म साधना और साइलेंस कोर्स, ये अगर आप करते हैं तो आपकी लिफ्ट। फिर आ गई, आपने पूछा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैरिज। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, कहीं ना कहीं 8 और 12 आ गया। 8 क्या हो गया, ऑब्स्टिकल आ गया, 12 लॉस आ गया। ये एनर्जी जब होती है तो कहीं ना कहीं शादी में कॉन्फ्लिक्ट, या शादी में ईगो इश्यूज़, ईगो 8 और 12 को ईगो भी बोलते हैं, या फिर फिजिकल अब्यूज़। अगर जैसे स्पाउस एनर्जी उसको हम बोलते हैं 2, 7, 11। अगर 2, 7, 11 तो पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, तालमेल होता है, इमोशनल, फिजिकल अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। जहाँ 1, 6, 10, 8, 12 आ गया, वहाँ लड़ाई झगड़ा दोनों के चार्ट में आ गया, दोनों अब्यूजिव। तो वहाँ देखिए 2 उपाय हैं। हमने कई लोगों के डाइवोर्स बचाए हैं मालिक की दया से।
ठीक है, हम तो कुछ नहीं, हम तो कहते हैं हम निमित्त मात्र हैं, ऊपर वाली कृपा से ही होता है सब। तो क्या है कि पहला है टाइम देखो कब नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है। अगर नेक्स्ट 3 4 6 महीने बोले होल्ड रखो, अभी आया था केस, ऐसे आते रहते हैं, हर दूसरे दिन आते रहते हैं हमारे पास। तो ये डिवोर्स का और मैरिज का कॉन्फ्लिक्ट तो ऑलमोस्ट हर दिन आते हैं। अच्छा। हमने कहा भाई शांत रख लो, अभी ये मार्च से शुरू हुआ है ना, मैंने कहा 3 महीने और झेल लो, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, इसका टाइम चेंज हो रहा है, तुम ये उपाय कर लो, थोड़ा सेवा में लगा देते हैं, थोड़ा ध्यान में लगा देते हैं। तो टाइम चेंज हुआ, लोग के डिवोर्स बच गए। मतलब उन्होंने बोला कि भाई अब जैसे एक केस था उसमें बोल रहे थे कि भाई हम तो अब सोच लें, पति चला गया छोड़ के, डिवोर्स उसने बोल दिया है, हमने अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को भी करना पड़ेगा। यूएस में क्या 1 साइड डिवोर्स भी हो जाता है, यहाँ तो नहीं होता हमारे यहाँ। हमने कहा होल्ड करो, 31 दिसंबर के बाद करना। हमने उसे डेट दी, मैंने कहा 31 दिसंबर के बाद करना, जो भी करना, मतलब अगले साल करना, तुम जो भी करना, अभी मत करो, अभी शांत रहो बस। 30 दिसंबर को उसका हस्बैंड वापस घर आता है, बोलता है मैं वापस ट्राई करना चाहता हूँ, उनकी मैरिज ठीक चल रही है। तो सब टाइम का खेल है, ये बड़ा है। सर एक चीज़ हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि पिछले कर्म, अब के कर्म, अभी जो हम कर रहे हैं, एक हमेशा एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि हमारे कर्म है जो जिससे हमारी आगे की लाइफ, अगला जन्म, जैसे आपने बोला था स्टार्टिंग में कि हमारे पिछले जन्म के कर्म भी कहाँ पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक वहीं पे एक बात आती है कि भाई सब कुछ डेस्टिनी होती है, सब कुछ पहले से लिखा होता है, तुम बस चल रहे हो, कर रहे हो, वो करवा रहा है। तो ये एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है कर्मों में, कर्म वर्सेस डेस्टिनी? डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल की बात करें तो मैं कहता हूँ लाइफ इज ए मिक्स ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी। ठीक है, दोनों का मिक्स है, पर हाँ मेजर इवेंट तो फिक्स है। ठीक है, मेजर इवेंट तो लाइफ के फिक्स है, शादी कब होनी है, बच्चा कब होना है, जॉब कब लगनी, कितना पैसा। पर आदमी 2 चीज़ों से, गुरु कृपा से, अपनी डिवोशन से, अपनी भक्ति से, तीसरा अपनी मेहनत से बहुत कुछ चेंज भी कर लेता है। हमने ये भी देखा है, पत्री में कुछ नहीं है, दम नहीं है, पर गुरु कृपा है, मेहनती है, स्ट्रांग विल है, प्रयत्न से। हमारे गुरुदेव कहते हैं संकल्प से सब हो सकता है जी। संकल्प, ऑब्वियसली संकल्प और भक्ति, संकल्प और डिवोशन जिसे कहते हैं भक्ति से। तो अब जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने कई जैसे चार्ट देखते हैं ना, तो कई चार्ट हमें ऐसे भी मिलते हैं जो मैच नहीं करते। तो बोलते भाई आप कर क्या रहे हैं, आप किस में, आप कोई साधना वादना करते हैं क्या? क्योंकि जब आप साधना करते हो ना, चार्ट अलग हो जाता है, आदमी की लाइफ अलग हो जाती है। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है, सोचिए। पर वो फिर उस तरह की साधना भी होनी चाहिए, प्योर मतलब एकदम। प्योर, हाँ प्योर एकदम। फिर वो इस तरह का डिवोशन, उस तरह की भक्ति, जैसे कहते हैं भाई अब मीरा की भक्ति तो नहीं अचीव शायद सब कर पाए, पर उस लेवल की कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी कि चैतन्य महाप्रभु, मीरा, उस तरह उनके फिर चार्ट, वो फिर चार्ट से गवर्न नहीं करते। अगर आप में भक्ति है तो मैं कहता हूँ आप चार्ट की बाउंड्री के बियॉन्ड चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने पूछा एक लड़के से भाई इस टाइम कैसा रहा। मैं यूजुअली आता वेरीफाई करता हूँ, बोला अच्छा रहा। मैंने कहा ये टाइम कैसा रहा, अच्छा रहा। तो उससे मैंने पूछा भाई तूने साइलेंस कोर्स कितने किए हैं? बोले पंडित जी 100 से ऊपर। मैंने कहा फिर पत्री कहाँ काम करेगी? बस 100 से ऊपर रेयर लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग कर लें, जो लगातार कर रहा है, सालों से कर रहा है, जो इतनी साधना कर ले। मैंने कहा पत्री क्या काम करेगी अब तेरी, तू जा मस्त रहे, फिर क्या चेक करने आया है। ऐसे भी तो लोग होते हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजी या किसी चीज़ में बिलीव ही नहीं करते, उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि उगते सूरज पे बिलीव करना ना करना का क्या मतलब है, वो तो उग रहा है ना। जब गर्मी लगेगी तो बिलीव ही होगा। अब जब चार्ट खोलूंगा आपके बारे में सब पता होगा तो आप यू हैव नो चॉइस। मैं कहा जिसको बिलीव ना हो ना मेरे पास आ जाए, शांति से आराम से बैठे, पर कुतर्क की दृष्टि से नहीं। एक होता है मेरे को कुतर्क करना है, मतलब मुझे नेगेटिव प्रूफ करके हाँ नेगेटिव प्रूफ करना है, वो फिर उसका तो देखना ही नहीं चाहिए। उसमें तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो समझने की, हाँ जो जिज्ञासु की दृष्टि से आए उसको ज़रूर बताओ, समझने की दृष्टि। अब जिसको कुतर्क करना है उसको सही बता दोगे तो वो भी कुतर्क करेगा। सही, राइट भाई। मैंने बोला कि आपको नहीं यकीन है, ठीक है, मैंने चार्ट खोला, मैंने आपका पिछले 1 साल बता दिया कैसे गया, कब पैसे की हानि हुई, कब हेल्थ गया, पिछले 10 साल बता दिए। तो आपके पास क्या चॉइस है, यकीन करने की चॉइस है या ना यकीन करने? हमारे पास आते हैं ऐसे लोग, बहुत लोग आते हैं। फिर जब उनका ऑपरेशन पे, जब ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, पंडित जी मैं भी हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम। सर ये रेमेडीज जो दी जाती हैं, कोई 11 दिन की रेमेडी दे देते हैं, कोई 21 दिन की रेमेडी दे देते हैं, कोई 51 दिन की रेमेडी दे देते हैं। क्या ये एक्चुअल में रेमेडीज वर्क करती हैं या ये भी एक अंधविश्वास है कि आपको हो सकता है बुरी लगे मेरी बात, मगर नहीं, आप बोल क्या सकते ये हैं। एक
तरीका है, सिलावा है, तरीका है एस्ट्रोलॉजर्स और ज्योतिष का लोगों को टालने का या उनको पैसे बनाने का, मन शांत करने का। यानी पैसे बनाने का तो वो है कि तुम्हारे को काल सर्प दोष है या ये दोष है, या तुम्हारा वो पैसे बनाने का 1 लाख दो होमा कराएं, ये करो, वो दोष बता के या डर दिखा के। देखो ये डर का बिजनेस गलत है। डर नहीं, ज्योतिष आपको है मोटिवेट करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। अगर आप डर का बिजनेस करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का, मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मालूम मैं बोलता हूँ, मैं किसी को भी डराना नहीं। अगर तुमने डरा के पैसे लिए, उससे सूद समेत तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे तुम्हारे निकलने वाले, ये ध्यान रखना। और जो भी कमाओ उसका डोनेशन करो, 20 से 50% जितनी तुम्हारी श्रद्धा है, कि ज्योतिष का पैसा सिर्फ अगर अपने लिए खाओगे पियोगे तो सही नहीं, और लूट के खाओगे तो समझ लो तुम अपना ये जन्म भी खराब कर रहे हो। देखिए किसी ने बोला, हम तो नहीं मालूम उतना नहीं, पर किसी ने बोला ज्योतिषों की जो है ना, जो भी ऐसे ज्योतिष रहे हैं जिन्होंने गड़बड़ रास्ता लिया है, उनकी डेथ अच्छी नहीं हुई है, उनके परिवार में भी बहुत गड़बड़ है। अगर अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे तो मिलेगा। मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, पर बहुत है, सुना है मैंने भी, ये सुना है, बहुत सुना है, बड़ा पेनफुल डेथ होता है, बहुत पेनफुल। तो आप ना अपने कर्मों का इस जन्म में, जो आप बोल रहे हैं ना कर्म की बात कर रहे थे, तो आजकल भगवान के पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, वो अगले जन्म में छोड़ते ही नहीं, वो इसी जन्म में सब निपटा देते हैं। बेटा तू भक्तों ने किया है ना, कोई बात नहीं, अभी तेरा आ रहा है बुढ़ापा, आ रहा है, चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद, पूरा निपटा देते हैं। हमने तो ये देखा आजकल बहुत प्रोसेसिंग फास्ट हो गई, ऊपर नहीं जाने देते भगवान यही निपटा दे रहे हैं आजकल। सुना मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि इंसान को अपने जीवन के सारे कर्मों का, मतलब जो भी आपकी जो है यही है, जो है यहीं और यहीं मिल जाता है जी, बिल्कुल मिल जाता है। ऊपर तो मिलता होगा बात की बात है, आगे जन्म में मिलता होगा बात की बात है, पर आजकल उन्होंने प्रोसेसिंग फास्ट कर दी है, करनी भरनी सब करनी भरनी यहीं पर है और तुरंत मिलता है। और जो एक बार बताऊँ, जो साधना के पाथ पे चलता है ना, वो करता है, उसको तो 24 घंटे मिल जाता है। हम अगर कभी गलती कर देना, हमें तो 2 घंटे के अंदर मिल जाता है। अगर गलती से कुछ गलत काम कर भी दिया, कुछ इंटेंशन भी रख दी, अब तो सीख गए, अब तो बहुत हो गया, पर हमने जब चल रहे थे इस रास्ते, प्रोसेस में थे, तो देखते थे, अरे बाप रे बाप, ये गड़बड़ हो गई, अरे भैया नहीं है, कान पकड़ लिए, नहीं कर कि सुबह किया और दोपहर में हो गया गड़बड़। प्रभु कहते हैं कि हाँ तुरंत 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तो बहुत बार हो गया, अब तो घंटे भर के अंदर तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तुमने ये करा, ये लो। सर आपने कभी अपने खुद के चार्ट पढ़े या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये तो ना, क्योंकि वो एक फनी साइड बताता हूँ कि वो सब बोलते हैं कि ज्योतिश्वर अपना ही ज्ञान अपना पढ़ के क्यों नहीं सब कुछ वो कर लेते। नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर क्या होता है, यूजुअली मैं बोलता हूँ कि यार देख, तुम अपने फैमिली वालों का चार्ट ना दूसरे से रीड कराओ, अपने दोस्त से रीड कराओ, क्योंकि ये लोग ऑलवेज बायस्ड, तुम कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप मेरा ट्विटर पे मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ, ठीक है, और अगर कोई प्रेडिक्शन गलत होती है ना, अगर कोई प्रेडिक्शन गलत होती है, मेरी हजारों प्रेडिक्शंस है उसमें भाई, और एग्जैक्ट डेट के साथ है। राम मंदिर हो गया, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है 1 साल पहले, अच्छा, कि इस टाइम में राम मंदिर हो जाएगा। ट्विटर में जाके आप देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर, एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। कोरोना कब जाएगा, किसी पूरे दुनिया में किसी ज्योतिष ने, शायद कोई एक आध हो तो हो, नहीं बताया था कि कोरोना कब जाएगा। हमने 2020 में मार्च या मई 2020 में लिख दिया था कि जून जुलाई 2022 के बाद जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें डेट वाइज लिखी हुई। कहाँ गड़बड़ करता हूँ मैं मालूम है? इंडिया पाकिस्तान के मैच पे। तो समझ में आता है कि बायस, और दिख रहा होता है कि ये नहीं होने वाला, पर बायस होता है कि ठीक गलत होगी ना, कोई बात नहीं। पर क्या हमने ये देखा है कि जो चार्ट कह रहा होता है ना, चार्ट कभी गलत नहीं होता, ज्योतिषी गलत होता है। ज्योतिषी गलती कर सकता है, आप चार्ट रीडिंग में गलती कर सकते हो, चार्ट कभी गलत नहीं होता। अगर वो सही तरीके से बनाए तो वो कभी गलत नहीं, बस सही था। हाँ, चार्ट गलत होता ही नहीं, आप इंटरप्रिटेशन में गलती है। तो मैं जो पढ़ाता भी हूँ उसमें इंटरप्रिटेशन में फोकस करता हूँ कि इंटरप्रिटेशन ठीक करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए जो आपने बात कही ना, तो अपना जो है ना दूसरे से रीड कराना चाहिए। मैंने कहा अगर तुम्हें अपने घर वालों को पूछना भी, मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं। सवाल चेंज कर देते हैं, आपने अपना चार्ट कभी रीड कराया? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को ना, मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, अभी टॉक पे अंदर की बात बतानी नहीं चाहिए, पर बता देता हूँ। मेरे को बचपन से ही कहीं ना कहीं अपने बारे में सब पता था, कहीं ना कहीं तो मेरे को सब पता था कि ये होने वाला है। और मैंने देखा लाइफ में वैसा ही होता गया। पता नहीं अब ये क्या, अब इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मेरे को 90% चीज़ें ऑलरेडी पता थी। मैं बचपन में सोचता था कि यार मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे दुनिया से, उनको मेरे से कुछ ना कुछ लेना होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। मुझे समझ में नहीं आया क्यों आएंगे लोग मेरे साथ, मेरे पास, मेरे को कभी समझ में नहीं आया। भाई मैंने 22 साल अपनी सॉफ्टवेयर का है ना मैनेजमेंट का काम किया, ज्योतिष साथ में कर रहे थे, बचपन से ही कर रहे थे, पर ये हमेशा पता था कि लोग आने वाले हैं। आज मोर देन 70 कंट्रीज़ के लोग मेरे पास आते हैं, कंसल्ट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें।
अच्छा, जहाँ तक बात की चार्ट की बात है, तो सच बताऊँ तो मेरे को चार्ट में पता ही नहीं था कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, क्योंकि मैं देखता ही नहीं था। जब खुद को पता है कि क्या होने वाला है तो आप यूजुअली देखते नहीं हो, क्या देखना है उसमें, ये तो पता ही है जो होना है। पर कई लोग पूछते थे भाई तुम्हारे फर्स्ट हाउस में कौन है, फोर्थ हाउस में क्या है, तो मेरे को लगता था यार क्या, चलो देख लेते हैं। ज्योतिषी लोग जब भी कई बार डिस्कशन होता था ना कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं कि साथ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर मैं अपना चार्ट खोलता हूँ, किस लिए खोलता हूँ, अगर कोई मेजर डिसीजन लेना होता है मुझे लाइफ में, तब मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये अभी समय अनुकूल है कि नहीं, देखता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। या मुझे ट्रैवल प्लान करना है या कुछ और चीज़ें प्लान करनी है, मैं विदेश बहुत जाता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा प्लान करना है, कौन सा टाइम अच्छा है, तो प्लान करके करता हूँ, चीज़ें अच्छी होती है। जैसे GPS मैंने बोला ना, एज ए GPS मैं यूज़ करता हूँ। सो एज ए टूल अगर आप यूज़ करेंगे, इससे अच्छा टूल आपको मिलेगा नहीं। देखिए आप HR टूल यूज़ करते हैं, फाइनेंस टूल यूज़ करते हैं, आप हंड्रेड्स ऑफ टूल्स यूज़ करते हैं, ये भी एक टूल ही है, इसको यूज़ करिए, आपको पता रहेगा क्या होना है और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं। तो मैं प्लानिंग पर्पस से ज़रूर देखता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, और मेरी प्लानिंग उससे बहुत अच्छी रहती है। जी सर, एक बड़ी चर्चा में रहती है बात, लोग कहते हैं कि नज़र लग गई, हाँ, किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया, या कोई इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे पे, इसीलिए मेरा समय ख़राब चल रहा है, या मेरी तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि किसी ने मेरे पे नेगेटिव एनर्जी आ गई है। तो क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं? सी एग्जिस्टेंस की हम लोगों को भी पता है कि जी, हाँ एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं जी, बट क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं? देखिए मैं ऐसा बोलूँगा कि एग्जिस्ट तो करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन है, तो बिना पॉजिटिव के नेगेटिव नहीं, अपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री। राइट, हम ये सीखते हैं। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों हैं, ठीक है। अब क्या है कि कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारे पे किसी ने कुछ कर दिए, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। हम पत्री खोलते हैं तो उसमें सभी दिख रहा है कि यार कैसे चलेगा, तुम्हारा टाइम ही गड़बड़ चल रहा है। तो वहाँ हम नहीं मानते, तो मतलब वहाँ हम बोलते हैं कि नहीं यार तुम्हारा टाइम में इशू है, इसको फिक्स करो, ये उपाय कर लो और यहाँ से तुम्हारा ठीक चलेगा, ठीक है। दूसरा आता है, अगर कोई आदमी आता है उसका पत्री बहुत अच्छा है और उसका फिजिकल कंडीशन गड़बड़ है और सब वेरीफाई किया, सब चीज़ें करी कि नहीं यार पत्री तो ठीक है, यही गड़बड़ है, अभी टाइम बाकी सब चीज़ें मैच, तो हम कहते हैं हाँ है। तो देख के समझ में आ जाता है कि क्या है कि नहीं। फिर हमारे पास और भी टेक्निक है। प्रश्न एक टेक्निक है जिसकी एक्यूरेसी लाइक 99.99% है अगर देखा जाए। okay. ये क्या होता है? प्रश्न क्या होता है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरा ये काम होगा नहीं होगा जी, मेरे को वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी शादी कब होगी। प्रश्न एक टेक्निक होती है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप चार्ट नहीं दिखा रहे, उसका डेट टाइम प्लेस से कोई संबंध नहीं है। मैं अपने तरीके से करता हूँ, मेरा एक अपना यूनिक तरीका है, मैं उससे करता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ हाँ ठीक है आप पूछिए क्वेश्चन और करता हूँ। उसके मैंने रिजल्ट देखे एकदम, जो मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ ट्विटर पे, वो काफ़ी सारी प्रश्न के थ्रू होती हैं और उसका रिजल्ट मैंने 99% देखा है। मतलब पर्सनल लेवल पे तो 99.99 देखा है। मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही कोई एक दो हो गई इधर उधर हो गई तो हो गई, वो भी इंटरप्रिटेशन में या कुछ में इधर उधर हो गई, वापस जाके देखते हैं तो समझ में आता है। बट वो बहुत एक्यूरेट होता है, सुपर एक्यूरेट, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब हमने देखा कि उसका कोई सानी ही नहीं है। मतलब अगर मतलब हमने जैसे आप समझ लीजिए कि बालाकोट स्ट्राइक, ठीक है, हमने तो एग्जैक्ट डेट लिख दी थी, फिर हमने चेंज करी, उसको थोड़ा आगे पीछे किया, बालाकोट स्ट्राइक हो गई, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इतनी सारी हैं जो डेट वाइज लिखी हुई हैं हमारे ट्विटर पे, संजीव _ राष्ट्रो पे। राम मंदिर का लिखा हुआ था, सितंबर 2018 में प्रेडिक्ट किया था कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर आ जाएगा, 9 नवंबर को वर्डिक्ट आ गया। राइट। तो ऐसा ना प्रश्न बहुत एक्यूरेट होता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे आपने बोला कि नेगेटिव एनर्जीज़ की, तो नेगेटिव एनर्जीज़ में अगर आपका टाइम चार्ट में दिखा रहा सब अच्छा है और आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर हम देखते हैं और फिर उसके उपाय भी करते हैं। तो सर अगर कोई यूनिवर्सल उपाय हो, अगर हम लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहें कि कोई एक ऐसा यूनिवर्सल उपाय, अगर किसी इंसान को लगता है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी परसिस्ट तो कर रही है, राइट, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, एक बता सकता हूँ मेरे ख्याल से। अब आपने पूछा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का हुक्म हुआ है, तभी इसको तो उजागर करना पड़ेगा। और भी कुछ यूनिवर्सल उपाय बताऊंगा आपको। अगर आपका दुनिया में कोई काम ना हो रहा ना, उसका भी बताऊंगा आपको उपाय, बहुत ही पावरफुल उपाय है। ओके, मतलब लोगों ने चैलेंज किया, हमने कहा इसको चैलेंज की तरह लो और फिर हमें फीडबैक देना, और लोगों ने बोला क्या काम करता है, ऐसे ऐसे उपाय हैं।
तो नेगेटिव एनर्जी का देखिए क्या है, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके, तो हम कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने हम बताया था, तो आप एक काम करिए अपने घर में, एक होता है लुबान, अमेज़न पे मिल जाएगा, लुबान होता है, गूगल भी होता है लुबान, गूगल नहीं, सिर्फ लुबान। लुबान जो है हवनों में यूज़ होता है, हवन में यूज़ होता है, कहीं बहुत ज़्यादा पूजा के स्थल में भी यूज़ होता है। लुबान आप रोज़ जो है ना अपने घर में, अगर आप में बहुत घर में बहुत क्लेश है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ भी गड़बड़ है, सब मतलब एकदम अस्त व्यस्त हो रखा है, और घर में फिर हो हल्ला आवाज़ भी आ रही है, नेगेटिव भी चीज़, आप ये लुबान रात में एक निश्चित टाइम पे, जैसे 8 बजे है तो एग्जैक्ट 8 बजे, 9 बजे है तो एक निश्चित टाइम डिसाइड कर लें। कोई ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करें, कोई भी 9 बजे, 10 बजे, 8:30 बजे, एक निश्चित टाइम पे वो लुबान जलाइए अपने घर। उसका सारे घर में धुआं कर दीजिए, पर प्योर लुबान होना चाहिए। आजकल वो डब्बियाँ भी मिलती हैं, तो उससे क्या वो जो डब्बी होती है उसमें धुआं बहुत हो जाता है, तो थोड़ी दिक्कत होगी लोगों को कहीं ना कहीं। प्योर लुबान वो थोड़ी देर में, उसमें क्या करना, तरीका क्या उसका समझ लीजिए। उसका तरीका ये है कि आपने कोयला ले लेना, थोड़ा सा चारकोल केक मिल जाता है जो इजीली जल जाता है, ठीक है, माचिस से जल जाता है, या गैस पे अपना चारकोल कर लिया, वो जब लाल हो जाए ना तो उस पर 1 चम्मच पिसा हुआ लुबान उस पर डाल दीजिए, भगवान का नाम, प्रभु का नाम, जिस पे भी आप मानते हैं उसको मान के डाल के पूरे घर में चला दीजिए। और जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जिसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बगल में वो रख दीजिए, थोड़ा देर उसको जो धुआं जाएगा ना, सूंघेगा या कुछ भी है, वो अच्छा रहेगा। तो किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ हो, किसी भी तरह के, आप देखिएगा, आप 1 महीने करिए, आपको 10 दिन में ही फ़र्क आ जाएगा अपने घर में। 1 महीने करिए, पर ये ना ये लंबा प्रोसेस है, इसको करते रहना पड़ता है। आप रोक देंगे ना, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 3-5 शुरू हो जाएगा, 3-5। तो आपको क्या करना है, जब एक बार करें तो उसको 3 से 6 महीने, साल भर तक करें। आप देखिएगा ऐसे चीज़ें ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, पर ये करें, ये बहुत पावरफुल है, पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि ये जो है ये ना बहुत पावरफुल चीज़ है लुबान, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। हाँ, अपने भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करके इसको करें, और पूरा प्रेयर करें कि हमसे कोई गलती हो गई है, प्रेयर करके इसको करें, हमें माफ़ करें, हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे कोई क्षमा गलती प्रार्थना है आपसे, इसको माफ़ करें, और सारे घर में करा के ऐसे करिए। आप देखिएगा आपको 10-15 दिन के अंदर ही अपनी घर की एनर्जी, इनफैक्ट 2-4 दिन के अंदर ही बहुत पॉजिटिव समझ में आने लग जाएगा। ऐसा पावर। सर, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मैं आज एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा जिस इंसान को जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उसका उपाय आप बताएंगे। बिल्कुल, कोई भी परेशानी हो, फ्लाइट में लेट हो रहे हो, ट्रेन में लेट हो रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, कुछ भी, कहीं भी आप दुनिया में, पर वो उसके लिए कंडीशंस हैं। अच्छा भाई, सपोज करो आप कोई प्रोजेक्ट चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो, कोई चीज़ें चाह रहे हो नहीं रही, आप प्रयत्न कर रहे हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहले तो आपने 100% ट्राई कर लेना चाहिए, 100% ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। आपने 100% दे देना चाहिए कि भाई मेरा हो नहीं रहा, नहीं तो अगली बार आगे बोलोगे यार ये तो होने वाला था, तो कैसे हो गया। तो आप जो है 100% तैयार कर लो, साम दाम दंड भेद सब लगा लो, जितना जोर आपके अंदर है सब लगा दो कि भाई ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। ओके, अगर वेजिटेरियन नहीं हो तो भैया फिर मेरी गारंटी नहीं, ये मंत्र काम नहीं करेगा। ओके, इसकी कंडीशन 2 ही कंडीशन है, यू हैव टू बी वेजिटेरियन। अगर नहीं है तो हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। देखो, नॉनवेज खाने से वैसे ही सब खराब होता है। मैं यूजुअली बिफोर आई कमिंग टू दैट मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप एक तरफ से यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, एक पुण्य के घड़े में आप पुण्य डाल रहे हो, किसका, यज्ञ का पुण्य है, ध्यान का पुण्य है, और नीचे आपने नॉनवेज का छेद कर दिया, तो पानी भरेगा क्या, नहीं भरेगा, निकलता। सर, ये तो आजकल वैसे कहते हैं एग्स जो है वो वेजिटेरियन हो गए तो अंडा खाने वाला। अब ये मैं जजमेंट आप पे छोड़ता हूँ, पर कोई भी ऐसा जीव है जिसको आप काट रहे हैं, जिसको मार रहे हैं, जिसको पेन हो रहे हैं, जिसका हत्या हो रहा है, भाई देखिए, जो जानवर है उसका अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है और आप आईसीयू में कहीं पर हैं, किसी को भगवान न करे कोई भी जाए, और उसको आप ब्लड भी जो है ना टेस्ट करके, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, उसको जानवर का ब्लड चढ़ाएंगे तो जिएगा क्या, नहीं जिएगा। सेम वे द वे वी ईट नॉन वेज, अब इसमें रिसर्च आएगी और आने वाली है मेरे को लगता है। जब हम नॉन वेज खाते हैं तो उसकी जो उससे हर चीज़ से ब्लड बनता है, जो भी हम खाते हैं, जो उससे जो क्वालिटी का ब्लड बनता है वो हमारी ब्लड में इम्प्योरिटीज़ पैदा करता है, जो उस खाने से, पाचन से, रस से, जो भी जिस प्रोसेस से जाता है ना, उसी से आप देखेंगे ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जो आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले नहीं थी। डॉक्टर दवाई क्योंकि डॉक्टर की दवाई तो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए बनी है ना,
पर आपकी तो ब्लड वो है ही नहीं ना, तो कहाँ से दवाई काम करेगी? एक दवाई चेंज करो, दूसरी दवाई चेंज करो। तो नॉनवेज तो स्ट्रिक्ट नो है। तो ये उपाय करने के लिए आप दुनिया में कहीं फंसे हो, सबसे पहले कंडीशन क्या है, आपने 200%, 100% नहीं, 200% ट्राई कर लो कि यार ये नहीं हो रहा। ये तो भगवान ही कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। फ़्लाइट छूटने वाली है, अभी तो बस 45 मिनट लगे, बंद होने वाला है, तो अब क्या करें? या फिर ट्रेन जाने वाली है, या टैक्सी नहीं मिल रही, कुछ भी। और मेरे साथ हज़ारों बार चमत्कार हुआ है, यहाँ से लेकर यूएस से लेकर दुनिया की किसी कंट्री में गया हूँ, नाम लिया, 5 से 10 मिनट के अंदर हेल्प आ गई। तो क्या करना है आपने 5 बार जय गुरुदेव बोलना है। ठीक है, 5 times यू हैव टू से जय गुरुदेव। पहले ट्राई कर लो, ऊबर ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, सब ट्राई कर लो, टैक्सी नहीं मिल रही, 5 बार जय गुरुदेव बोलो, देखो 5 से 10 मिनट के अंदर हेल्प मिल जाएगी आपको, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फ्लाइट डिले हो जाएगी। मेरी कितनी बार हुई है, मतलब जानबूझ के नहीं करता। हाँ, मतलब मैं जानबूझ के नहीं करता, कभी भी फंसी गया। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। हाँ, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। टेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे टेस्ट, हाँ, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। फंस गया भाई, अब तो आप भगवान आप ही हेल्प करो। जब होता है ना कि भगवान अब तो आप ही हो, अब नहीं हो सकता। 5 बार आप जय गुरुदेव करो। मतलब कई बार तो फ्लाइट जो है, जितनी देर मैं लेट हुआ उतनी देर फ्लाइट लेट हो गई, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आराम से सब कुछ हो गया। तो मतलब इसको सेंसिबली यूज़ करना है, वही मैं ठीक है। ये बहुत पावरफुल चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको, और जो भी श्रोता इसको यूज़ करेगा, देखिए आप सब लोग यूज़ करिए, और कमेंट में ये जो हमारा लाइव होगा, जब उसमें लाइव हो जाएगा, उसके नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंस बताएगा। मैं कह रहा हूँ 99 नहीं 100% सक्सेस रेट है, पर 2 चीज़ें, पहले 200% इसको एफर्ट दे लीजिए, दूसरा यू हैव टू बी वेजिटेरियन, एंड देन यू रिमेंबर 5 times जय गुरुदेव। आपका काम होना ही होना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये मालूम है, ये अभी हम गए थे न्यूयॉर्क में, टॉक दे रहे थे कहीं पर, तो नए लोग थे, हम टॉक दे रहे थे, हम भक्ति और ज्योतिष पे टॉक देते हैं, तो कहीं दे रहे थे टॉक। तो हमने बोला भाई, वहाँ हमें पता था सब गुरु भक्त हैं, वेजिटेरियन है, तो हमने बोला ये यूज़ करना, करके बताना। फिर 2 दिन बाद हम कहीं और गए, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ है, तो एक सामने से आई महिला, हमें प्रणाम की। हमने कहा क्या? बोले आपका वाला तो खतरनाक काम करता है। मैंने कहा अच्छा यूज़ किया क्या? बोले हाँ यूज़ किया है। तो यार अच्छा, ये हमने ना किसी और में भी कहा था, कहीं बहुत पहले किसी एक में, कहीं ऊपर वाले कृपा हुई, जैसे सब बताते नहीं हैं। और स्टॉक को लोगों ने सुना, और हमको इतने सारे फ़ोन आए, इतने सारे मैसेज आए कि आपने बोला और हमारा काम हुआ। तो ये ट्राई करिए, ये चैलेंज की तरह मैं आपको देता हूँ, पर हाँ श्रद्धा से करिएगा, और जब ज़रूरत हो तभी करिएगा तो होगा। हाँ, वाइजली यूज़ करिएगा तो होगा आपका। सर, उपायों की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं और कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग कि शादी हो जाए, बट ना कहीं वो संजोग बन नहीं रहा है। ये नहीं है कि उम्र की प्रॉब्लम है, या लड़की नहीं मिल रही, या लड़का नहीं मिल रहा। पॉइंट ये है कि वो संजोग नहीं बन पा रहा है कि चीज़ें एक तरफ हो जाएं और जो कार्य है वो संपन्न हो जाए। उसके लिए क्या रेमेडी यूज़ करी जा सकती है? देखिए, हम बताते हैं आपको उपाय की बहुत सारी चीज़ें, इसको भी इंक्लूडिंग बताते हैं। उपाय में देखिए, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, पर मैं यूजुअली ये बोलता हूँ कि दुनिया में 2 ही रेमेडीज़ हैं। ओके, 2 ही रेमेडीज़ हैं, बाकी सब हैं, करते रहो, सब कोई बात नहीं है। किसी को दिया जलाना है, किसी को खिलाना है, किसी को कुछ करना है, बट 2 ही रेमेडीज़। एक गुरु की दया, दूसरा डीप लॉन्ग मेडिटेशन। एक गुरु की दया। अब पहला उपाय बताया फाउंडेशन वाला 6-8-12, सेवा, पद्म साधना, साइलेंस को। दूसरा हमने बोला एक गुरु की दया। कोई भी एनलाइटन महापुरुष हो, अगर आप उनसे मिलते हो, उनका दर्शन करते हो, उनकी बताई हुई बात पे फॉलो करते हो, जीवित हो तो जीवित होने चाहिए। मैं कहूँगा कि भाई कोई बात है तो आपने पूछ ली उनसे, कोई क्लैरिफिकेशन है। कोई भी महापुरुष जो इस टाइम में जीवित हैं, उनके दर्शन से नेगेटिव कर्मा घटते हैं। भाई कर्मा जब नेगेटिव बढ़ते हैं तभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो वेल्थ में हो। तो दर्शन से घटता है, नेगेटिव कर्मा घटता है। और बात का पालन करने से, जैसे मैं बोलता हूँ, कपल को बोलता हूँ कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में, गुरुदेव बोलते हैं कि भाई औरत के इमोशंस को हर्ट ना करो और आदमी के ईगो को हर्ट ना करो। भाई आपकी वाइफ बोल रही है शॉपिंग पे जाना है, माँ क्या जाना है, जाने दो, उसके इमोशंस को हर्ट ना करो, उसके घर वालों को कुछ नहीं बोलो। और आदमी को तुम बोले अरे तुम तो कचालू हो, तुम तो आलू हो, तुम तो ककड़ी हो, तो वो ऐसे ही हो जाएगा। भाई उसके ईगो को हर्ट नहीं करना, आदमी के ईगो को बूस्ट करके रखना है। और औरत तो अगर ये फॉलो करोगे तो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम वैसी नहीं रहेगी। दूसरा मैं रूल बताता हूँ कि एक व्यक्ति एक टाइम में ही बोले,
राइट। दोनों में से एक जो है एक ही टाइम में बोले। अगर हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ चुप रहे, वाइफ बोल रही है तो हस्बैंड चुप, चाहे वो गलती बोल रही हो चाहे वो गलती बोल रहा हो, एक ही बंदा बोले, कुछ क्लैरिफिकेशन देना बात की बात। भाई वो तो अपनी दृष्टि से सही बोल रहा है ना, ये सही बोल रही है, True. उसको सुनिए आप। और तीसरा मैं बोलता हूँ भाई, वाइफ की सुनोगे ना तुम्हारा शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और तुम्हें लाइफ में हर तरह का कंफर्ट ऐश्वर्य रहेगा। ओके। तो शादी जब कर ली है तो उसको सुनो। आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये पूरी आदमी की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है, द होल रेस के साथ प्रॉब्लम है कि वो सुनता नहीं है, स्पेशली फीमेल की नहीं सुनता। वो क्या है, तो अगर उसको समझ में तब आता है जब 15 साल बीत जाते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है तो अपना शुक्र मजबूत करिए, लग्जरी बनानी है, कंफर्ट, तो अपनी वाइफ को, अपनी घर में स्त्री शक्ति को खुश रखिए, स्पेशली वाइफ। उससे अच्छा आपके घर में कोई, आप देवी की पूजा कर रहे हैं, देवी को फूल चढ़ाएं पर घर में वाइफ नाराज़ है, नहीं, कोई मतलब नहीं, वीनस नहीं अच्छा होने वाला। तो घर की, फिर दूसरा मैंने बोला, अच्छा इसमें उपाय, अब और अगर मैं बात करूं तो एक मंत्र बताता हूं, जो अगर देखिए 3 तरह की एनर्जीज़ हैं हमारे यहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु एनर्जी मैं कहता हूँ सस्टेनेंस एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम, देखिए सस्टेनेंस के लिए क्या चाहिए आपको लाइफ में, भाई पैसा है, घर है, गाड़ी, ये सस्टेनेंस एनर्जी है ना, अगर ये होगा तभी होगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो विष्णु सहस्त्रनाम, ओके। अगर विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप रोज़ सुनते हैं या हफ्ते में 1-2 बार भी सुनते हैं, वेडनेसडे थर्सडे जब भी आपका मन है, या रोज़ सुनते हैं, तो इट कैन डू मैजिक इन योर लाइफ। आपकी सस्टेनेंस एनर्जी बढ़ेगी, मतलब आपको जो चाहिए। हमने तो इससे मतलब जादू होते हुए देखे हैं, जादू लिटरली। हाँ, अगर आप रोज़ सुनते हैं ना, ये आपकी लाइफ में जादू कर सकती है, आपकी लाइफ ऐसी चेंज कर देगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप सुनना शुरू करिए विष्णु सहस्त्रनाम रोज़, आधे घंटे का है, सुनिए, बैठ जाइए, लेट जाइए। पर ये नहीं है कि किसी भी मंत्र को ना, देखिए मंत्र का पावर ये है, फिर ऐसे बहुत सारे मंत्र जो हम आपको बता सकते हैं। मंत्र का ये है कि वो उतना ही काम करता है जितनी आप अटेंशन और रिस्पेक्ट उसको देते हैं। अब आप सब्जी काट रही हैं, खाना बना रही हैं, या आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ ध्यान ही नहीं है, मंत्र चल रहा है, तो वैसे नहीं, आप लेट जाइए, बैठिए, सुनिए मंत्र को, अपना वाइब्रेशन जाने दीजिए, सोक इन करिए। मंत्र क्या है, वाइब्रेशन है, वो एक फ्रिक्वेंसी है, फील करिए उसको, फील करिए उसको। अब उस फ्रिक्वेंसी को सुनिए। अगर आप मंत्र को रिस्पेक्ट करके सुनेंगे तो अच्छा, जैसे नेगेटिव एनर्जी की बात की हमने, अगर किसी को नेगेटिविटी है, मैं कहता हूँ देवी कवचम सुनिए आप, बहुत ही पॉजिटिव है। अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत नाम कराना, अपना सूर्य मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य मजबूत करने के लिए क्या, आदित्य हृदय स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, वो सुनिए, थोड़ा सूर्य नमस्कार करिए, ठीक है। देखिए आप कैसे लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, सूर्य की तरह चमकेंगे, आगे लीडरशिप रहेगी, नाम शाम होगा, है, अथॉरिटी आएगी, आपको शौर्य कम है, हर चीज़ में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मंगल, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, सुनिए, देखिए। पर देखिए एक चीज़ समझिए, मंत्र सुनने का एक तरीका होता है। अब लोग बोलते हैं हर मंगलवार सुन लो, हर बुधवार कर लूँ, अरे खाना हर बुधवार खाते हो, हर मंगलवार खाते हो, खाना रोज़ खाते हो ना। तो ऐसी मंत्र भी जो है रोज़ 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरे दिन सुन रहे हो, ये नहीं एडवाइजेबल। 10-15 मिनट, मे बी 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम कर सकते हो, या 15 मिनट सुबह कर लिया या शाम को कर लिया, जैसी भी आपकी मर्जी। 10-15 मिनट अगर आप रोज़ सुनेंगे ना, जब आप रोज़ सुनते हैं तो क्या बोला गया है, शास्त्र में बोला गया है, जो रोज़ करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो आप जब रोज़ करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्धि आ जाएगी आपके पास, ये बात है। तो हम तो लोगों को सिद्धियाँ कह लीजिए हमारे थ्रू मालिक बैठवाते हैं। भाई आप जो भी करते हैं, हम जो बताते हैं और डिसिप्लिन बताते हैं आपको इस तरह से करना है, देखिए वो लोगों का काम फिर सिद्ध होने लग जाता है। जी सर, आज डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में है, मतलब ये काम करें ना करें, यहाँ जाएं ना जाएं, इस इंसान पे भरोसा करें ना करें, हाँ। तो जो ये वाला माइंड स्टेट होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, जहाँ इंसान को हाँ या ना में फंसा होता है, उसके लिए आप क्या उपाय या recommend? कहीं ना कहीं ये राहु केतु मून मरकरी, ये सब 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 3-4 प्लैनेट ठीक है। अगर आप ये एनर्जीज़ हैं, राहु केतु मून भी कराएगा, केतु राहु भी कराएगा, डिसीजन नहीं लेने देगा, कन्फ्यूजन रखेगा, कुछ ना कुछ करेगा, क्लैरिटी नहीं देगा चीज़ों में, तो केतु मिस्ट्री रखेगा, ठीक है। फिर मरकरी आ गया, आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि गड़बड़ हो गई तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो ये राहु मून मरकरी जो है ना, केतु, ये बहुत ड्रामा कराते हैं। तो इसके लिए इससे रिलेटेड मंत्रास हम बताते हैं,
ठीक है, इस रिलेटेड मंत्रास हैं। जैसे मैं कहता हूँ सब मंत्रों के ऊपर रहता है। मैं गुरुदेव कहते हैं कि सब की रिपोर्टिंग शिव को है, सब प्लैनेट्स की रिपोर्टिंग शिव को है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय करते हैं, बहुत बढ़िया भाई। कहीं मंदिर है, जल चढ़ा रहे हैं, ओके ठीक है, अगर है फैसिलिटी तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय करिए, वो सारे आपके 9 के 9 ग्रह एकदम अलाइन रहेंगे। ये सबसे बड़ा वो है, ठीक है। तो ओम नमः शिवाय करते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि लाइफ में जैसे बोलते हैं कि आपने जो पूछा कि अगर कोई भी कार्य को अगर हमें सिद्ध करना है ना, तो उसे रोज करने से ही वो सिद्ध होता, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप रोज़ करेंगे कोई भी चीज़ और पूरे श्रद्धा से करेंगे तो आपके काम बनेंगे, राइट, आपके काम बनेंगे। जी सर, मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था एक चीज़। क्या? कि आपने हाथ में मेरे ख्याल से नीलम पहना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जेमस्टोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रह नक्षत्रों के बदलाव में। ग्रह नक्षत्रों में देखो, जेमस्टोन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाँ, आपको वो जेमस्टोन पकड़ा देते हैं जी, सीधे बोलते हैं कि ये वाला मोती पहन लो। हाँ, और क्या होता है, अब सबकी तो बात नहीं कर रहा, पर बहुत लोगों के पास बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं किसी को क्या बोलूँ, सबके अपने कमाने के तरीके हैं। बट देखिए कि पहली बात तो ना हर चीज़ का सोल्यूशन जेमस्टोन नहीं होता। ओके। जेमस्टोन उसी को पहनना चाहिए जिसके प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करो आप अपना करियर बहुत अच्छा करना चाहते हो, अपने करियर के लिए जेमस्टोन पहन लिया। अब आपने जेमस्टोन तो पहन लिया करियर के लिए, करियर तो आपका बहुत हो जाएगा, पर मैरिड लाइफ आपकी गई काम से। अच्छा। तो अपोजिट इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए एक चीज़ बढ़ा दी, दूसरी चीज़। तो जेमस्टोन्स के असली में क्या होता है, एम्पलीफायर्स होते हैं। इट्स बेसिकली लाइक अ चेरी ऑन द केक, कि हाँ, आपने सब कुछ बहुत अच्छा था और ऊपर से आपने एक जेमस्टोन रखा, हाँ, जिससे कि और ज़्यादा चीज़ें कैटलिस्ट की तरह काम कैटलिस्ट की तरह। तो नहीं, एम्पलीफायर में क्या मैं बोल रहा हूँ, एक और चीज़ समझने की, बात ठीक बोली, पर एम्पलीफायर में क्या हुआ, आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बढ़ा दी। अच्छा, नेगेटिव भी बढ़ा दिया। नेगेटिव बढ़ा दी, यही मैं कह रहा हूँ। इसलिए जेमस्टोन्स को बहुत दुनिया में मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम ज्योतिषी हैं जो सही जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ, मैंने कहा सर पकड़ लेता हूँ, मैंने कहा यार क्यों जेमस्टोन पहनेंगे, तो तुम्हारा नेगेटिव भी बढ़ा रहा है। भाई आज कम मुसीबतें थी, आज दूसरी मुसीबतें थी, और आगे थोड़ा अच्छा हुआ, पर 100 मुसीबतें भी थी आगे, तुम्हें एम्पलीफायर क्यों करना है, तो एम्पलीफाई नहीं करना है। इसलिए मंत्राज आर इंटेलिजेंट एनर्जीज, ऐसे मंत्राज आर इंटेलिजेंट एनर्जीज। तो आपको मंत्रों के द्वारा अगर कोई भी करते हैं तो वो पॉजिटिव को बढ़ाती है, नेगेटिव को नहीं बढ़ाती। तो सर हर स्टोन का दोनों इम्पैक्ट होता है? देखो स्टोन किस पे देते हैं, प्लैनेट के बेस पे देते हैं कि प्लैनेट आपका अच्छा है, फिर महादशा अंतरदशा ये देखते हैं कि आने वाला टाइम कैसा है, किसको मुझे एम्पलीफाई करना है। तो अगर आपका प्लैनेट पूरी तरह पॉजिटिव है तभी स्टोन पहनना चाहिए, और वो आने वाले टाइम में आ रहा है, उसकी कोई अंतरदशा महादशा आ रही हो, अब बीत गई कोई महादशा अंतरदशा, उसके बाद क्या करना है उसको पहन के। तो एक तो आ रहा हो आपका टाइम, उसका कहीं ना कहीं कुछ आ रहा हो, और ऊपर से वो हर एस्पेक्ट से पॉजिटिव हो, हर तरह की ग्रोथ दे। ये नहीं कि कहीं पैसा तो दिया उसके बाद बीमारी भी दे दी, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो इसलिए मैं मंत्रों को रिकमेंड करता हूँ, स्टोन्स को मैं लास्ट रिकमेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जो है, क्योंकि कई लोग आते हैं ज्वेलरी वाले और स्टोन्स वाले आते हैं, मैंने कहा नहीं भैया, हाँ कोई अगर सही में किसी को चाहिए कोई है तो ठीक है, कोई अच्छा होता है बता देते हैं कि भाई ये है, पर हम कहते हैं पहले इसको प्रैक्टिस कर लो तुम। तो ऐसा है, ऐसे बहुत आपने बहुत अच्छी, बहुत इंसाइटफुल बात की है कि इट इज ओनली एन एम्पलीफायर, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। अगर आपके ग्रह ठीक हैं तो ही पहनना चाहिए। और वो भी देखिए हर कोई नहीं बता सकता, ये नाड़ी नक्षत्र में ही क्लियर होता है। आपके प्लैनेट तो ठीक बैठे, नक्षत्र गड़बड़ बैठे और आपने पहना दिया। मैं देखता हूँ 90% लोगों ने गलत स्टोन्स पहन रखे होते हैं, 90%, और फिर बोलते हैं लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम तो अपनी हाथ में लेके घूम रहे हो तुम, और उसको रोज देख रहे हो, ठीक है। तो बात एज आई हैव आल्सो रेड, वो नक्षत्रों के बेसिस पे ही जेमस्टोन्स को दिया जाता है। नक्षत्र, उनके नक्षत्र लॉर्ड कैसे हैं, पूरा प्लैनेट की एनर्जी कैसे, अगर आप दोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर ये आपके लिए बैकफायर करेगा। तो मैं कहता हूँ ध्यान करिए,
ठीक है, ध्यान करिए और डीप लॉन्ग मेडिटेशन की जैसे बात की, कहीं कोर्स कर लीजिए जहाँ आप किसी में भी, आप जैनिज़्म में हो, आप सिखिज़म में हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, आपके यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि भाई जहाँ 3-4 दिन का मेडिटेशन आप कर रहे हो, होता है, राइट, हर जगह होता है, मेरे को मालूम। अगर नहीं पता तो ऑटो लिंक में आ जाए, यहाँ तो होता ही होता है भाई, मैं वहाँ का जानता हूँ, मुझे मालूम है ऑथेंटिक है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। सर अगर किसी को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन करना हो, हाँ, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि यू आर योरसेल्फ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर? यस, तो बहुत इजी प्रोसेस है। देखो मैं तो ये बोलूँगा कि सीधे आर्ट ऑफ लिविंग की साइट पे जाइए, ठीक है, artofliving.org, नहीं तो गूगल कर लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम, और आप जिस भी शहर में है ना वहाँ कर लीजिए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग आज के टाइम में 180 कंट्रीज़ में है, इंडिया में तो हर सिटीज़ में, तो आपके कहीं ना कहीं कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसको कॉल करिए। सर बहुत लोगों को लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं, या आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में इतना पैसा खर्च हो जाता है, सो आज ऑडियंस के लिए हम जानना चाहेंगे कि कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स फीस क्या होती है। मैं बताता हूँ, देखिए जितना आप कोर्स में देते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज़्यादा आता है। ये मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलूँगा, ये मैं नहीं बोलूँगा कि मैं वहाँ का टीचर हूँ या कुछ हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये व्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद किया, और मैंने खुद ने एक बार नहीं किया, कई बार किया, मुझे फ़ायदा लगा ना तभी तो किया। पहली बात तो ये एक NGO है, जो भी आपका पैसा जाता है ना, वो कहीं ना कहीं इनके स्कूल्स हैं, हज़ारों प्रोजेक्ट हैं, स्कूल के, रिवर रेजुनेशन के, गरीबों के, लाइट के, विलेजेस के, बहुत सारे पूरी दुनिया में चल रहे। कोविड में भी इतना हेल्प किया, तो इनका जो भी पैसा आता है और प्रॉपरली ऑडिटेड है, कोई ऐसे नहीं कि पैसा जा रहा है, और ऑडिटेड है, गवर्नमेंट ऑडिट करती है, देखती है हिसाब किताब सब, ऐसे कुछ नहीं होता। तो आपका जो भी पैसा जा रहा है, पहली बात तो सही जगह पे जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। कहा गया है शास्त्रों में कि जो भी आप कमाओ उसका 10% आपको दान करना ही करना चाहिए। भाई 10% पे तो आपका हक है ही नहीं, मैं तो कहता हूँ 10% जो आपने किया उस पर तो आपका हक है ही नहीं, उसके ऊपर जो 10% करते हो वो आप कह सकते हो मैंने दान किया। मतलब 20% तो आदमी को देना ही चाहिए, चलो 20% किसी के लिए ज़्यादा होगा, 10% अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए कमाता है तो 10,000 रुपये तो देने ही चाहिए किसी की हेल्प में। अच्छा यहाँ के कोर्सेज़ क्या है, गरीबों के लिए जो कम पे कर सकते हैं उनके लिए तो 400-500 रुपये के कोर्सेज़ हैं, बहुत कम में कोर्सेज़ हैं जो गरीब लोग हैं, ठीक है। और कई बार तो लोग स्पॉन्सर भी कर देते हैं। देखिए एक कोर्स है हैप्पीनेस, उसका 2,000 से 3,000 डिपेंडिंग ऑन कहाँ कर रहे हैं फीस होती है। मैं कह रहा हूँ 2,000-3,000 दे के ना आप लाखों रुपए की वर्थ लेते हैं जी। आप किसी टेस्टिमोनियल करिए, आप जो मैं कहता हूँ नॉन बिलीवर उसको भेजिए, वो 4 दिन में जब करके आएगा ना उसको लगेगा हाँ यार कुछ तो अच्छा किया। तो मैं कहता हूँ जैसे 7 वंडर्स है ना, लोग घूम लेते हैं ना दुनिया में, ऐसे मैं कहता हूँ मरने से पहले एक बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज़रूर कर लेना। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम और साइलेंस कोर्स ज़रूर कर लेना। मैं कह रहा हूँ अच्छी रहेगी जर्नी आगे की। तो ये इसके 2-3 हज़ार रुपये, उसके बाद आप साइलेंस कोर्स करते हो जहाँ रहना खाना ये सब भी होता है, मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपये 5,000 रुपये, तो पैसे कोई ज़्यादा नहीं है। ये आप कॉर्पोरेट में करने जाओ लाखों रुपये लगेंगे आपको। यही ज्ञान यही चीज़ पहले तो बात मिलेगा नहीं, और जहाँ मिलेगा आपको 1-1 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ तो ये लाखों का सौदा, ये तो फ्री में दिया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो मैं कर, क्योंकि मेरे को खुद को भी इमेंस फ़ायदा हुआ, तभी मैं इसमें आगे बढ़ा, टीचर बना, चाहे जो भी करा। अब तो खैर ज्योतिषी सिखाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना, पर कहने का मतलब ये ऐसा सौदा है जो पूरा 200% फायदा, विन-विन सिचुएशन, पूरा फायदा है, पूरा। अगर किसी को फायदा ना हुआ, मैं अभी बोल रहा हूँ, आना मेरे से पैसे लेना, ठीक है। So I personally feel that Art of Living courses is neither a religious nor a spiritual program. बिल्कुल, It's a program for the people, designed for the people, for the well-being of किसी से रिलीजन से, किसी सोसाइटी से, overall well-being है। ओवरऑल वेलबींग के लिए आपकी मन की स्थिति 4 दिन में इतनी अच्छी हो जाती है, जो आप हज़ारों लाखों रुपए डॉक्टर के पास जाके नहीं कर सकते, वो 4 दिन में स्थिति अच्छी हो जाना एक कमाल की बात है। हमने ऐसे देखे डिप्रेसिव लोग जो है 4 दिन में बहुत अच्छे, क्योंकि रिजल्ट रोज़ देखते हैं ना भाई। एक बार कुछ हो तो आदमी यकीन ना करे या 50-50 में रहे, और जब लगा कि यार ये है तभी हम कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन बस ख़त्म करने से पहले मैं इसी पे, क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि और भी साइलेंट कोर्सेज होते हैं मौन के। मैंने कुछ केसेस सुने हैं, मुझे नहीं, मैंने बताइए कि कुछ लोग जो मौन 4 या 5 या 11 दिन का मौन करके वापस आते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभी अनस्टेबल भी हो जाते हैं, कि वो ओवर थिंक, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने में रहने लग जाते हैं कि उनको ओवर थिंकिंग का एक फिनोमेना उनके अंदर आ जाता है। क्या ऐसा होता है आपने, क्योंकि आप तो पार्ट है, और ऐसे कोई केस है? देखिए मैंने प्रैक्टिकली देखा तो नहीं, पर सुना ज़रूर है। आप जैसे कहा ना, मैंने भी 1-2 केसेस सुने हैं, पर बहुत नेग्लिजिबल है, वो बहुत ही रेयर है, मतलब ठीक बहुत ही रेयर है।
मतलब उसमें ये होता है, इसलिए हम ना एक फॉर्म भराते हैं जब करते हैं कि भाई आपको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, आपको ऑलरेडी कोई होगा ना तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको नहीं करना नहीं, चाहिए। डिप्रेशन नहीं, कोई ऐसी सपोज करो बाइपोलर का केस है कोई, अच्छा, तो उसमें ना टीचर की ज्ञान, तो क्योंकि टीचर को पता है फिर क्या कराना है क्या नहीं कराना, उसमें फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इशू तो आपको बताना है, तो फिर अगर आप जाओगे तो फिर आप गड़बड़। तो ऐसे ही केसेस गए हैं, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई नॉर्मल बंदा गया हो और उसको कुछ हो गया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। उसको कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग कोई इशू रहा होगा, ऐसा तो मैंने बहुत सारे लोग इंडिया में आजकल आज भी जिनको बाइपोलर पता नहीं है कि उनको वो बाइपोलर है भी कि नहीं है, पता भी नहीं वो होता, वहाँ चले तो गए पर वो बाद में उसका रिएक्शन हो रहा है, तो कई लोग ब्लू स्टार बन जाते हैं। पर आई वुड से इससे सेफेस्ट कोर्स कोई नहीं है, सांसों का लेना देना है, बिल्कुल सांसों ब्रीद इन ब्रीद आउट है, और उसमें आप बहुत टॉक्सिन्स, देखिए आप जो है कितनी सांस लेते हैं दिन भर में, सांस लेते हैं आप, पानी कितना पीते हैं बताइए पहले दिन में? 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर कोशिश करते हैं। और सांस आप मालूम कितने लेते हैं? अगर लीटर में नापा जाए ना तो 10,000 लीटर, 10,000 लीटर सांस लेते हैं आप, ये कैलकुलेटेड है साइंटिफिक उसमें। तो आप सोचिए इतनी सांस, और सांस से जितनी हम टॉक्सिन रिलीज़ कर सकते हैं ना उतना किसी से चीज़ नहीं। तो ये टॉक्सिक रिलीज़ करने का प्रोसेस है, आपके जो भी मन में शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, ये बहुत, ब्रेथ इज़ ए मोस्ट पावरफुल मीडियम। तो आई विल से कि, और इसकी रिसर्च है इतनी सारी, एम्स की रिसर्च हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको सुदर्शन क्रिया से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सुदर्शन क्रिया करता है उसके सारे राहु केतु शनि सब बैलेंस हो जाते हैं। शनि का सबसे बड़ा है, जैसे किसी की 7.5 ही चल रही हो ना है, शनि का सबसे अच्छा इलाज जो है पद्म साधना, सबसे अच्छा। आप जाके तेल देते हैं, ये करते हैं, अरे वो करने से बात नहीं बनेगी, वो तेल दिया से बात नहीं कर रहे हैं, करिए श्रद्धा से, मेरे को कोई मना नहीं है, पर आप पद्म साधना कर लीजिए 10-11 दिन, 1-2 हफ्ता कर लीजिए, आपका एनर्जी लेवल डिफरेंट पहुंच जाएगा। तो शनि का सबसे अच्छा रेमेडी पद्म साधना। फिर शुक्र का मैंने बताया, मंगल का बताया, सूर्य का बताया, बुध का विष्णु सहस्त्रनाम। अगर कई हमारे पास ADHD के केस आते हैं, ठीक है, बच्चा जो है मतलब ADHD मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, विष्णु सहस्त्रनाम बहुत पावरफुल काम करता है, बहुत पावरफुल काम करता है। मून के लिए, मून ज़्यादा सोचते हो, रहता है एकदम मन अस्त व्यस्त रहता है, ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा रेमेडी। देखिए जो हमारे पूरे बने हुए ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सब प्लैनेट्स के उस पर ही बने हुए हैं, सारे हो कैलकुलेशंस हैं। तो ये सारे प्लैनेट, फिर क्या जुपिटर के लिए, अगर जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या हुआ, विजडम है, कंप्रिहेंशंस है। तो इसके लिए क्या, आप अगर किसी गुरु के शरण में जाते हैं, अगर गुरु पूजा पढ़ते हैं, अगर आप सीखे हुए हैं, या गुरु का कोई मंत्र सुनते हैं, तो बहुत जुपिटर आपका विजडम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक्सपेंशन, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहिए आपको। तो ऐसे ही हर ग्रह के ना कुछ मंत्र हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, सारे ही डिस्कस कर लिया आई थिंक सारे। तो बेसिकली क्या, अगर आप वो करते हैं तो राहु केतु क्या है, अच्छा राहु केतु के लिए अगर गणपति अथर्वशीष आप सुनते हो, अगर केतु मतलब बहुत अच्छा है, राहु के लिए अगर देवी का कोई मंत्र सुनते हो या काल भैरव अष्टकम सुनते हो तो बहुत पावरफुल काम करता है। बस ये है कि किसको क्या सुनना है वो हम डेट टाइम प्लेस देख के उसको रिकमेंड करते हैं। तो मुझे लगता है हर किसी आदमी को अपना GPS चेक कराना चाहिए। सर एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हर इंसान को देना चाहते हो कि ये कर लो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे भाई गॉड, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको कहता हूँ एक कर लीजिएगा ना तो सही में आपको लाइफ में चेंज लगेगा। सुबह कब उठ रहे हैं कोई पता नहीं होता, डिसिप्लिन का, कभी उठ रहे हैं कभी भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं। रात को सोना तो सबको होता है, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो सोएगा नहीं, ठीक है। एक दिन नहीं सोएगा दूसरे दिन तो सोना ही सोना है, ठीक है। आप रात को सोने जाने से पहले ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप रात को सोने जाने से पहले 5 से 10 मिनट का ध्यान करके सोइए। और किस पे ध्यान करना है, जो भगवान आपको पसंद है उनका कर लीजिए, नहीं तो सांसों पे, ठीक है, ये कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है जब रात को आप हल्का सा भी ध्यान करके सोते हैं, और ज़्यादा नहीं करना, ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा लगाए जाना, नहीं, 5 से 10 मिनट सोने से जस्ट पहले कर लीजिए और सो जाइए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में देखिए चेंजेस शुरू हो जाएंगे। और एक और ऊपर का बताऊँ, बता दूं क्या? बिल्कुल। ध्यान में जाने से पहले अगर आप एक माला, कोई भी माला ले लें, तुलसी की, रुद्राक्ष की, कोई माला लें, 108 दाने की होती माला जी। एक माला आप जय गुरुदेव की कर लें। जय गुरुदेव किसका नाम है? किसी गुरु का नाम नहीं, ये उस
भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, और ये सिद्ध नाम है। वो जलवा जब आप टेस्ट करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। 5 बारी वाला। हाँ, ये जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट ये तो करंट की तरह, मैं उसको बोलता हूँ करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। अगर हाथ डालोगे तो करंट लगेगा ही लगेगा, इसमें ना वाली बात ही नहीं है। एक माला जय गुरुदेव की कर लें, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 108 बार करी, रख दी, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान किया और सो गए। आप देखिए आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका शरीर इतना एनर्जेटिक होगा। सुबह आप सोचो, सुबह उठेंगे ना, आप कुछ दिन फॉलो करके देखिए, आपको अपने में बहुत सारे चेंजेस लगेंगे। आपकी स्लीप इतनी गहरी हो जाएगी, आप खुद की एनर्जी इतनी डबल हो जाएगी। भाई अगर स्लीप अच्छी है तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली अच्छी होनी है सुबह। और आजकल 99% लोगों को स्लीप की कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ। डेफिनेटली, बिल्कुल है। ठीक है। और फिर इस नाम का मैजिक ये है कि अंदर का भी देगा, बाहर का भी देगा। अंदर का क्या? अंदर का शांति, पीस, हैप्पीनेस। ठीक है। बाहर का क्या? घर, घोड़ा, गाड़ी, पैसा। आप करके देखेंगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो हम तो कहते हैं करके ओवरऑल रिजल्ट्स आएंगे, कहने का मतलब पूरे बहुत बढ़िया। तो रात को आप कर देखेंगे तो आपको चमत्कार दिखने लग जाएगा। 3 से 6 महीने में बहुत चमत्कार दिखेगा आपको। सर थैंक यू सो मच। मतलब ये आज तो जो गुरु ज्ञान था मेरे ख्याल जितने लोग देखेंगे उसमें से काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें तो फॉलो करेंगे, एंड हम भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, एंड फॉर योर कंप्लीट नॉलेज एंड इनसाइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ आप लोगों ने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे।